हाँ जी, ओके जी जी जी। ओके, तो हम लोग आज एंशिएंट इतिहास को खत्म कर चुके थे और आज आर्ट एंड कल्चर को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन शुरू करना है और आप लोग जानते हैं आर्ट एंड कल्चर की संख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, आपके क्वेश्चंस जैसे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम लोग उसके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का जो पूरा का पूरा पोर्शन है, जैसा कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, आईएएस के एग्जामिनेशन के अंदर अभी तक मैं आपको एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री ये तमाम सेक्शन करा चुका हूँ। ठीक है, कंप्लीट करा चुका हूँ, पूरी तरीके से हो गए और इसके अंदर 2-3 चीजें होमवर्क हुई है, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत सारे हम लोग ने एनालिसिस करे हैं, देखे हैं, लगातार उस पर भी चर्चा की है। आज का जो सेक्शन है वो है आर्ट एंड कल्चर का, जो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर के अंदर बेसिकली समझिएगा ध्यान से इस बात को कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों में लगातार पूछे जा रहे हैं और प्रीलिम्स और मेंस में संख्या लगभग बराबर है। अगर 3-4 क्वेश्चन मेंस के अंदर आ रहे हैं तो प्रीलिम्स में भी कम से कम 4 क्वेश्चन तो आ ही रहा है, उससे कम क्वेश्चन कभी भी नहीं आ रहा है, 3-4 क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो ये जो क्वेश्चंस या पोर्शन है पूरा का पूरा, ये आपका कम से कम 4 या 5% ऑफ एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। कल से क्लासेस आपकी सेवा योजना में है। ठीक है, और सेवा योजना कार्यालय आप लोग ने जिन्होंने देखा होगा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो आईटीआई देखा होगा आप लोग ने। ठीक है, आईटीआई कॉलेज जो है कहाँ पे, जयसंतरी मोड़ के आगे वाला जो चौराहा पड़ता है देश नगर में है ना, वहां पे ही आईटीआई से जस्ट पहले एक मोड़ मुड़ा है उल्टे हाथ पे, तो उसी पे अगर आप जाएंगे तो कॉर्नर पे ही पड़ता है। ठीक है, ऐसा कर लेना, 2-4 पुराने बच्चे जिन्होंने देखा हो, बाकी नए बच्चे वेट कर लेना, चौराहे पे रुक के पहले दिन सब लोग दिखा देना, उसके बाद तो सब लोग आते जाते रहो। ठीक है, वरना मैं भी तुम लोग को चौराहे पे खड़ा मिलूंगा, मुझे देख के तुम लोग अंदर चले जाना, मुझे देख के तुम लोग अंदर चले जाना। सुबह 9 बजे तो आओगे तो अभिषेक सर मिल जाएंगे तुम लोग को, है ना, तो उस हिसाब से देख लेना, कॉल कर लेना, हम लोग को रास्ता बता दिया जाए। ठीक, वरना किसी ना किसी को चौराहे पे खड़ा कर देंगे यहाँ से, जो तुम लोग को डायरेक्शन दिखाएगा। चलिए, तो मैं बात कर रहा था आर्ट एंड कल्चर का पूरा जो कला एवं संस्कृति का क्वेश्चन है उसके बारे में कुछ चीजें देख लीजिए, प्रीवियस ईयर एनालिसिस ही करेंगे तो हमको आगे की चीजें पता चलेंगी। ठीक है, देखिए आर्ट एंड कल्चर की एनालिसिस 13 से लेकर 20 के एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम लोग करें तो ये प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का ट्रेंड है। ठीक है, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का ट्रेंड है कि प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। लाइक 2013 के अंदर ये क्वेश्चन की संख्या 9 थी, 2014 में यही 10 मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक 10 पूछे गए आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, ऐसे ही 15 के अंदर 3 क्वेश्चन, 16 के अंदर फिर 3 क्वेश्चन, 17 में फिर 5 क्वेश्चन और 18 में ये 7 क्वेश्चन हो गए थे, 19 में घट के फिर 3 क्वेश्चन और 20 में ये संख्या 4 क्वेश्चन थी। ये सिर्फ प्रीलिम्स की एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको, और इस प्रीलिम्स में एनालिसिस की अगर बात करें हम लोग तो ये आईएएस की एनालिसिस है और आज के समय में पीसीएस या आरओ में भी ये ट्रेंड एनालिसिस बढ़ती जा रही है। अभी मैंने जैसा आपको बताया भी था, ग्रुप में मैसेज भी ये किया था कि आर्ट एंड कल्चर के इस बार 2 क्वेश्चन थे आरओ के एग्जाम के अंदर, 2 क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने हिस्ट्री को सही से देखा होगा तो 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के आरओ तक में पूछे। तो आप समझ लीजिए कि आगे पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन, तो हर साल 2-3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के पीसीएस और आरओ में भी पूछे जा रहे हैं, तो आईएएस का तो पार्ट है ही इंपॉर्टेंट इस वजह से। अब ये क्वेश्चन की पता है एनालिसिस अगर करी जाए कि 14 से एकदम डाउन डिग्रेड क्यों हो गया, क्योंकि फॉरेस्ट सर्विस ऐड हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, फॉरेस्ट सर्विस, और फॉरेस्ट सर्विस ऐड होने के बाद में क्या हुआ, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ज्यादा बढ़ गए, उसकी वजह से आर्ट एंड कल्चर को रिड्यूस कर दिया गया। उस वजह से ये जो आपको दिख रहा है एनालिसिस इस वजह से हुआ। फिलहाल हम मान के चले कि 4-5 क्वेश्चन तो अप्रोक्स आ ही रहे, ये 21 की एनालिसिस है और इस 21 के एनालिसिस में आर्ट एंड कल्चर के 4.8% क्वेश्चन अप्रोक्स अगर माने तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। कितने,
5 क्वेश्चंस टोटल मिला के यहाँ पर आए थे। तो 5 क्वेश्चंस यहाँ पर 2021 के अंदर पूछे गए। 4.8% यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि 4 क्वेश्चन तो प्रॉपर आर्ट एंड कल्चर का था और 5वां क्वेश्चन मिला जुला था, जो मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर सबको मिला के बनाया गया था। तो ऐसे 4.8% का पोर्शन इसके अंदर देखने को मिला। उसके बाद में 2022 की एनालिसिस की बात करो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन 3.8%, मतलब 4 क्वेश्चन यहाँ पर सीधा सीधा पूछे गए। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन 2022 के अंदर भी पूछे गए। तो एनालिसिस क्या दिखा रहा है, वही 4 5 4 5। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद में अगर बात की जाए 2023 की, तो प्रीलिम्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 5। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन। तो मैं वही बता रहा हूं कि ऑन एन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में पूछे ही जाते हैं आर्ट एंड कल्चर से। और ये आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन जो है, आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है बेसिकली, वो क्वेश्चन जो 4 या 5 आते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हो, ये संभावना इसमें बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अगर आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आपको समझ आ गया, आपको बेसिकली समझ आ गई कि स्तूपास क्या होते हैं, स्तंभ क्या होते हैं, अभिलेख क्या होते हैं, इनकी आर्ट डिजाइन कैसी होती है, डांस फॉर्म क्या होती है, अगर ये बेसिक छोटी छोटी चीजें भी समझ आ गई तो स्टेटमेंट और क्वेश्चंस इतने आसान बनाते हैं वो लोग कि आप उसको आसानी से कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप 5 में से 5 भी करेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे कमांड करके आप लोग, है ना। तो 5 क्वेश्चन कम है ये मत देखिए, इसमें 100% सक्सेस रेशियो है, ये देखना आपको जरूरी है, क्योंकि आप 100 क्वेश्चन में से 100% क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन में अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। तो पता है ना सबको, 100 क्वेश्चन यूपीएससी में आए और 100 में से अगर हम 60 ही जानते हैं अच्छे से, यही हमारे लिए एक अचीवमेंट होता है ना। 60 पे क्वालिफाई हो जाते हैं हम लोग। अगर हमें 60 भी आते हैं मैक्सिमम, उसमें गलतियां भी करोगे 5 6 7 8 गलतियां, तब भी आप क्वालिफाई कर जाते हो इस एग्जाम को, है ना। तो अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आर्ट एंड कल्चर का कि 5 के 5 क्वेश्चन आप करेक्ट कर सकते हो, तो क्यों ना इस ऑप्शन को अचीव किया जाए। तो ये ऑप्शन अचीव करने का तरीका यही है कि हम इन सारी की सारी एनालिसिस के बेसिस पे, जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए उन सब की एनालिसिस के बेसिस पे हमने कुछ टॉपिक डिजाइन किए, उन टॉपिक्स पे ही पर्टिकुलर डिस्कशन करेंगे। पूरे सिलेबस पे जाने के लिए आपको बहुत लंबा समय चाहिए होता है, कम से कम 50 से 60 क्लास लगते हैं आर्ट एंड कल्चर में। यहाँ 12 क्लास कैसे डिजाइन किए मुझे नहीं पता, ठीक है, इसलिए मैं 12 क्लास के आधार पर ही आपको सिलेबस कराऊंगा। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बता दिया था कि उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती हैं आर्ट एंड कल्चर की। उसके अलावा जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन चीजों में प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखेंगे, वही प्रॉपर पूरा 13 से लेकर 23 तक का 10 सालों का, और उन 10 सालों में जो जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस रहे हैं सिर्फ उनके ऊपर चर्चाएं हम करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, दोनों के लेके हम लोग टॉपिक के आधार पर चलेंगे। तो आपका प्रीलिम्स और मेंस के एनालिसिस में प्रीवियस ईयर के आधार पर कोई भी पोर्शन नहीं छूटेगा सिलेबस के पार्ट में। कुछ पोर्शन छूटेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि इतने कम क्लासेस में वो कवर होना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आने वाले एग्जाम के अंदर, चाहे आप 24 में बैठ रहे हो चाहे आप 25 में बैठ रहे हो, अगर आपने ये कर लिया जितना मैं सिलेबस कवर करा रहा हूं, तो यकीन मानिए ये 5 में से 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, तो बस यही चाहिए हमको। ध्यान से इस क्लास को सुनिएगा पूरी तरीके से, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में बहुत ओपन माइंड चाहिए होता है। और कल वाला क्लास, कल की तरह क्लास हर क्लास मीम्स पे नहीं हो सकता, ठीक है। तो कल वाला हो गया, परसों वाला हो गया, मीम्स के ऊपर जितना भी आपको समझाना था, टफ क्लास था, क्योंकि वो वाला साउथ की किंगडम टफ होती है, गुप्ता एम्पायर टफ होता है, समझ नहीं आता है, इसलिए मैंने वो मीम्स पे क्लास पूरा का पूरा समझाया था, डायग्राम पे समझाया था। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का ट्रेंड थोड़ा सा देख लीजिए। अब इतना ट्रेंड तो आप लोग समझ ही गए, तो कुछ और चीजें भी आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए, ओनली आईएएस के 10 सालों का पेपर एनालिसिस है टोटल मिला के, और इसके अंदर पेपर एनालिसिस के बेसिस पे इन्होंने मेंस के पेपर की एनालिसिस कराई। ठीक है, मेंस की। अभी प्रीलिम्स में तो हमने बात कर ली, 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, उसका लेवल भी देख लेंगे। अभी जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे लेवल भी देखते चलेंगे। ठीक है, ये मेंस का है, और इस मेंस के अंदर प्रॉपर तरीके से कितने क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उसकी एक एनालिसिस की गई है। 2022 2023 का भी मैं बता दे रहा हूं। 2023 के अंदर टोटल 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आए थे आर्ट एंड कल्चर के, और यहाँ पे एनालिसिस अगर आप देखो 3 1 4 1 3 2 2 2 2 3 3 ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो 3 क्वेश्चंस। ठीक है, और 3 क्वेश्चंस का मतलब आप लोग समझते हो 45 मार्क्स में। कितने? 45 मार्क्स। जीएस 1 में 45 मार्क्स, और इन 45 मार्क्स में अगर आर्ट एंड कल्चर आप अटेम्प्ट करके आए हो
तो उस आर्ट एंड कल्चर के अंदर आप कुछ स्तूपास बनाते हो, कुछ स्तंभ बनाते हो, तो यहाँ पे डायग्रामेटिकल फॉर्म बहुत ज्यादा यूज होती है आप आंसर लिखते समय। तो जब आंसर लिखते समय इन डायग्राम्स का यूज करते हो तो इन 45 में से कभी कभी आपको 40 मार्क्स तक मिल जाते हैं। कितने? 40 मार्क्स। और ये हाईएस्ट मार्क्स हैं किसी भी सब्जेक्ट में मिलने वाले, वरना 45 का रेशियो वो सीधा सीधा कर देते हैं 50%, 22.5 एवरेज मार्किंग ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ कितने बता रहा हूँ, 40 नंबर तक आपको GS1 दे सकता है अगर आपने आर्ट एंड कल्चर को सीरियस ले लिया थोड़ा सा। और आर्ट एंड कल्चर को एक बात और बता दूं, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो सीरियस नहीं लेती है। वो पहले तो सोच लेती कि 4 ही 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में है, 3-4 क्वेश्चन मेंस के अंदर आते हैं, तो इसके ऊपर क्यों मेहनत करना, क्यों टाइम खराब करना। और यही 3 से 4 या 5 क्वेश्चन आपको पूरी भीड़ से एकदम अलग कर देते हैं। क्योंकि पॉलिटी सब पढ़ रहे हैं, बाकी इतिहास सब पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी सब पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी सब पढ़ते हैं, बाकी सब तो सभी पढ़ रहे हैं। अलग क्या पढ़ लोगे जिसकी वजह से एक एवरेज मिले आपको, जिसकी वजह से एक एडवांटेज मिले कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वो अलग ये है जिसमें आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन आता है। तो आर्ट एंड कल्चर इसलिए बहुत जरूरी है, आपको इसको पढ़ना है इसीलिए बहुत जरूरी है। 10 इयर्स की एनालिसिस की अगर बात करें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे किस बेसिस पे रहे थे, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और कैसे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। वहां की जो मंदिर मूर्ति कला है, मंदिरों की जो मूर्ति कला है, गुप्ता एम्पायर में देखी, चाहे हमने मौर्य एम्पायर के अंदर देखी हमने, या फिर आगे हम लोग मध्यकालीन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, मध्यकालीन की बात कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा जरूर हो सकता है कि मध्यकालीन में मंदिरों की मूर्ति कला पूछ ली इसने, है ना। तो इससे आपको 2 चीजें ध्यान में तुरंत आ जानी चाहिए। एक तो चीज ये ध्यान में आ जानी चाहिए कि ये मध्यकालीन है जिस समय में पूरा का पूरा विजयनगर एम्पायर बन रहा था, और विजयनगर एम्पायर पूरे समाज में किस तरीके से स्टैब्लिश हो रहा था। उस मध्यकालीन भारत में ये क्वेश्चन कहां पे पूछना चाह रहे हैं, सीधा सीधा विजयनगर एम्पायर में, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप मध्यकालीन में जब भी मंदिर मूर्ति कला पे जाओगे तो आपको दिमाग में हिंदू डायनेस्टी आएगी ना कोई, और हिंदू डायनेस्टी समय सबसे पॉपुलर कौन है, विजयनगर एम्पायर है। तो हमको क्या करना था, यहाँ विजयनगर एम्पायर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना था, उसकी मूर्ति कला के बारे में पढ़ना था, और उसी को पूरा का पूरा यहाँ चेप देना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनाया गया था विजयनगर से, लेकिन पूछा कहां गया, इस तरीके से बना के पूछा गया। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको अभी आर्ट एंड कल्चर ना भी पढ़ाऊं तब भी आप लोग विजयनगर एम्पायर में लिख सकते हो, क्योंकि हमने विजयनगर एम्पायर पढ़ा हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए इस तरीके का पूछा गया। इसके बाद में क्वेश्चन देखिएगा सेकंड, भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल के योगदान पर चर्चा करें। भारतीय परंपरा और संस्कृति में गुप्त काल और चोल काल दोनों प्रीवियस ही पढ़े, कल और परसों की क्लास में चोला एम्पायर भी पढ़ा है हमने और ये गुप्ता एम्पायर भी पढ़ा। अब यहाँ पे उसकी क्या पूछ रहा है, परंपरा और संस्कृति पूछ रहा है। मतलब वहां की कल्चर किस तरीके का था, वहां की रिलीजियस लाइफ किस तरीके की थी, वहां के लोग किस कल्चर को फॉलो किया करते थे। बीच बीच में हम सब चर्चाएं कर रहे थे, वैष्णव संप्रदाय की भी बातें आई थी वहां पे, शैव संप्रदाय की भी बातें आई थी, शासकों की भी बातें आई थी, वहां परंपरा लोग सोशल लाइफ किस तरीके की जिया करते थे, ये सब बातें आई थी। तो वो क्वेश्चन भी आप यहाँ पर इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें देखती हैं खुद कि इस समय की कला वास्तुकला क्या थी, इस समय की मूर्ति कैसी थी, इस समय का साहित्य कैसे था, ये सब चीजें भी आर्ट एंड कल्चर में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया, गुप्ता एम्पायर या चोला एम्पायर की संस्कृति से रिलेटेड इस क्वेश्चन को बनाया गया और उससे इस क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारतीय मित्र कला और वास्तुकला में सिंह और वृषभ की आकृतियों के महत्व पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन इस समय में क्यों पूछा गया, इसका रीजन जानते हैं आप लोग, किससे रिलेटेड लग रहा है? अशोका स्तंभ से रिलेटेड लग रहा है, लेकिन अशोका स्तंभ तो कहीं नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे तो सीधा सीधा उन एनिमल्स की इंपॉर्टेंस पूछ ली है कि अशोका ने, हाँ बेसिकली बुद्धिज्म से रिलेटेड था, अशोका ने अगर यहाँ पर यूज किया सिंह को, उस एनिमल को यूज किया तो उसकी इंपॉर्टेंस थी क्या, क्यों उसको यूज किया गया। दूसरी चीज वृषभ की बात हो रही है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट एनिमल अगेन फिर जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, तो उसको क्यों यूज किया गया। तो उस समय की कला और वास्तुकला में ऐसे जानवरों की आकृतियों को यूज क्यों किया जाता था,
तो जब आप अशोका का पूरा आगे चल के आर्ट एंड कल्चर में देखोगे कि अशोका ने अपने स्तंभ बनवाए या अशोका एम्बेलम है जिस तरीके का, उस सब के आसपास या इर्द गिर्द क्या देखने को मिलते हैं, कुछ एनिमल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो एनिमल्स किस तरीके के होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी संख्या यहाँ पे क्लास के बाद अच्छा तो कोई नहीं होने दो इस पे कर लेंगे जब तक कोई ठीक है, कोई बात है, सारी चीजें मैं बात कर लूँगा। ठीक हाँ जी, तो बात कर रहे थे हम लोग कुछ पुराने जो एनिमल्स हैं या जो भी एनिमल्स की कुछ सल्तनत में या फिर कुछ साम्राज्य ने यूज किए हैं उन एनिमल्स को, तो उसकी संस्कृति किस तरीके की थी, क्यों यूज किए जा रहे थे, क्या प्रभाव है कला एवं संस्कृति का उसका। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए। ये 2022 के क्वेश्चन थे जो रिसेंट में पूछे गए। इस समय में अशोका एम्बेलम काफी पॉपुलर था, पता ही होगा आपको, क्योंकि नई पार्लियामेंट बन रही थी, उसके बाहर जो सिंबल बनाया गया था उस सिंबल को लेकर कई सारे क्वेश्चन मार्क लगाए जा रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, उस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पूछा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर्स जो होते हैं वो आपके उसी तरीके के डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का एक पार्ट है और मध्यकालीन इतिहास में भी सबसे ज्यादा पार्ट किसका है, आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, देखिए आर्ट एंड कल्चर में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करिए। अब भक्ति साहित्य पढ़ेंगे, भक्ति कवि कौन कौन से, उनके द्वारा कौन कौन से साहित्य लिखे गए, उन साहित्यों का यहाँ पर प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, जिसके बाद में ये प्रॉपर क्वेश्चन आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए बस दिखा रहा हूं मैं आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं और ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं। देख लेना, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ऑनली आईएएस की साइट पे पड़ी हुई भी है, इन्होंने प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन पूरी तरीके से इसके अंदर किया हुआ है। ठीक है, हाँ प्रीलिम्स वाले भी अभी एक बार दिखा देता हूँ आपको, प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत ज्यादा वो नहीं है, आप आराम से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी देखो, इसके साथ ही साथ में एक एक करके सारी चीजें दिखा देता हूँ आपको। देखो ये कुछ थीम्स हैं इसके अंदर, हिंदी में भी बताता चलूंगा, परेशान मत होना सारी चीजें, और इसके पीडीएफ स्लाइड्स जो है हिंदी में भी शेयर कर दूंगा। रिपीटेड थीम्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इस टाइटल को बनाने का जो मतलब है वो ये मतलब है कि इसमें से ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं, है ना। एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर जाता भी है तो पिछले 8-10 सालों में एक आध ही बार गया है, अदरवाइज यही वो टॉपिक है जिसमें से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाहर क्वेश्चन अभी तक नहीं गए। ठीक है, तो एक ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो आर्किटेक्चर की बात यहाँ पे होती है, वास्तुकला बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं। वास्तुकला किस तरीके की है, आर्किटेक्चर कैसा है, और आर्किटेक्चर चाहे फिर वो सिंधु घाटी सभ्यता का हो, चाहे वैदिक सभ्यता का हो, चाहे मौर्य समाज का हो, चाहे गुप्त समाज का हो, या फिर आगे मध्यकालीन इतिहास का भी वो क्यों ना हो। ठीक है, तो उस सबका वास्तुकला से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। रिलीजन एंड फिलोसफी, धर्म के बारे में पूछा जाता है और दर्शन के बारे में पूछा जाता है। धर्म और दर्शन की बात अगर की जाए, बुद्धिज्म जैनिज्म, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया, वो रिलीजन में आपको पढ़ा चुका हूँ। दर्शन मैंने आपको 6 दर्शन बता दिए हैं, वो 6 दर्शन मैं आपको बता चुका हूँ। अब उससे रिलेटेड कल्चर या इतिहास में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी चर्चा अभी थोड़ी सी आगे कर लेंगे हम लोग, रिलीजन और फिलोसफी से रिलेटेड कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पेंटिंग्स किस तरीके की, चित्रकला वगैरह कैसी कैसी है, कहाँ पे भित्ति चित्रकला यूज होती है, कहाँ पे पिलर चित्रकला यूज होती है, इस तरीके की अलग अलग चित्रकला से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। वो चित्रकला बेसिकली यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस रहती है वो रहती है करंट की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर पर ज्यादा रिलाई होने से ज्यादा ये लोग क्या करते हैं, करंट ढूंढते हैं कि करंट में कौन सी पेंटिंग्स इस समय में ज्यादा इंपॉर्टेंट है या न्यूज में नहीं है।
उसी करंट की पेंटिंग्स को क्या करते हैं, पुराने इतिहास से या कहीं ना कहीं पास्ट से उठा के रिलेट कर देते हैं। ठीक है, पुराने इतिहास से या पास्ट से उठा के रिलेट कर देते हैं। पुराने इतिहास का मतलब ये उन्हीं पेंटिंग्स को उठा के ले जाएंगे गुप्ता एम्पायर के अंदर, उन्हीं पेंटिंग्स को उठा के ले जाएंगे मौर्य एम्पायर के अंदर, उन्हीं पेंटिंग्स को दिल्ली सल्तनत के शासकों के तौर पे ले जाएंगे, उसी पेंटिंग को जहांगीर के काल में ले जाएंगे। तो आज की पेंटिंग्स किस तरीके से तब की पेंटिंग से मैच करती है, इस तरीके का क्वेश्चन वहां पर पूछ लिया जाता है। तो पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ करंट से बनाते हैं ये लोग, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इंडियन डांस एंड म्यूजिक, ठीक है, इंडियन डांस एंड म्यूजिक से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, एक आध क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो इंडियन डांस और म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। बेसिकली डांस फॉर्म्स, जो फॉर्म्स होती है डांस की, फॉर्म्स क्या होती है, जैसे कथकली देखा होगा आपने, ठीक है, एक डांस की फॉर्म है, भांगड़ा क्या है, एक डांस की फॉर्म है। ये सब डांस की फॉर्म, और कहां-कहां पर इन डांस की फॉर्म को यूज किया जाता है, कौन से स्टेट पॉपुलर है इसके लिए, तो उन स्टेट्स की और फिर राज्य की, उन जनजातियों की बात इसी में हो जाती है कि उसको फॉलो कौन करते हैं। ठीक है, कल्चर की बात करें अगर यहाँ पर, तो कल्चर बेसिकली पूरी की पूरी संस्कृति है जो लोग फॉलो किया करते थे, उस संस्कृति के लोग क्या आज के समाज में पाए जाते हैं, ऐसा पूछा जाता है। तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा ट्राइब्स के बारे में, ठीक है, मतलब जनजातियों के बारे में यहाँ पे थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं कि जनजातियां किस तरीके से भारत के अंदर थी और जनजातियां कैसे कैसे कहां कहां कौन कौन से समूह में रहा करती थी। तो उन जनजातियों की यहाँ पर बात हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर आप लिटरेचर भी देखोगे कैसा कैसा साहित्य होता था, किस किस के दौरान क्या क्या साहित्य लिखे गए। जैसे साउथ की किंगडम में बहुत सारे साहित्य पढ़े थे हम लोग ने, बहुत सारे साहित्य याद करे थे, वो साहित्य भी इसका पार्ट ही बनेंगे। ठीक है, उसके बाद इंस्क्रिप्शन, अशोका वगैरह के इंस्क्रिप्शन देखे आप लोगों ने, खारवेल शासकों के देखे, ठीक है, मौर्य एम्पायर के अंदर और फिर बाद में गुप्ता एम्पायर के अंडर में भी कई सारे इंस्क्रिप्शन हम लोग ने देखे। तो अभिलेख शिलालेख वगैरह जो भी होते थे उसकी बात होती थी। इराज या कैलेंडर, जैसे शक संवत बताया था आपको, ऐसे ही विक्रम संवत भी होता है। ठीक है, तो कौन से संवत किस समय में कौन से इराज थे, कैलेंडर कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ी चर्चा, और फिर आ जाते हैं फेस्टिवल्स। ठीक है, त्योहार, भारत के इंपॉर्टेंट त्योहार क्या है, कौन से फेस्टिवल्स भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी यहाँ पर चर्चा होती। ठीक है, तो ये वो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस मैंने तो पिछले 10 सालों में कहीं नहीं देखे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम भी कोशिश करेंगे कि इन्हीं टॉपिक्स को अगर कवर कर लिया जाए तो आपके सारे के सारे आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन को यहीं पे निपटा दिया जाए। ठीक है, देखिए अब आर्किटेक्चर में जो बेसिकली टॉपिक्स हमको कवर करने हैं वो टॉपिक्स हैं, जैसे पहला टॉपिक है यहाँ पे रॉक कट केव्स। ठीक है, रॉक कट केव्स समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा है, चट्टानों को काट कर, ठीक है, जब रहने के निवास स्थान बनाए जाते थे उन्हें क्या बोला जाता था, रॉक कट केव्स बोला जाता था। ठीक है, तो इसी के अंदर हम लोग देखेंगे विहारास क्या होते थे, विहार किस तरीके के होते थे, सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं, सबसे पहले की गुफाएं कौन सी गुफा कहां कहां पर मिली है, और कौन से संप्रदाय से कौन सी गुफा रिलेट करती है। ये क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं इससे रिलेटेड। स्तूपास के बारे में पूछा गया, स्तूपा पता ही है आप लोग को कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड सबसे ज्यादा स्तूपा बने। ठीक है, मौर्य एम्पायर के दौरान या फिर हम लोग गुप्ता एम्पायर के दौरान भी देखें तो सबसे ज्यादा स्तूपास किससे रिलेटेड बने, वो बुद्धिज्म से रिलेटेड बने। ठीक है, कुछ जैनिज्म के भी देखते हैं और कुछ हिंदू धर्म के भी देखते हैं, उनकी भी कुछ चर्चाएं हम लोग कर लेंगे, जैसे अजंता एलोरा गुफाओं वगैरह की भी बात करेंगे, वहां पे भी कुछ आसपास की चीजों में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, टेंपल आर्किटेक्चर, इसके अंदर डिजाइन आ जाएगा, वही द्रविड़ स्टाइल क्या है, नागरन स्टाइल क्या है, बेसर शैली क्या है, उन शैलियों की बात यहाँ पर हो जाएगी। तो टेंपल आर्किटेक्चर किस किस शैली में बने हुए हैं, कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं, उसकी बात आ जाएगी। इसके अंदर अभी प्रेजेंट का अयोध्या में राम मंदिर जो बना है कौन सी शैली में बना है, किस तरीके से बना, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वो आर्किटेक्चर का एक पार्ट होगा, उसके अंदर किस तरीके की चीजें यूज हुई है, प्लस साथ ही साथ में यूएई के अंदर भी एक टेंपल बना है और वो किस शैली में बना है, किस तरीके से बना है, उस शैली का भी यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। कौन सी शैली उत्तर भारत की है, कौन सी शैली दक्षिण भारत की है और कौन सी शैली पूर्वी भारत की है, तमाम शैलियों का वर्णन यहाँ पर क्लासिफिकेशन के तौर पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में आ जाएगा इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बेसिकली किससे, मध्यकालीन से रिलेटेड है, पूरा का पूरा मेडिवल इंडिया। और इस मेडिवल इंडिया में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो दो लोगों की बात करेंगे, एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की बात करेंगे। मॉडर्न में कौन सा आर्किटेक्चर क्या बना नहीं पढ़ना। ठीक है, मॉडर्न के कौन से आर्किटेक्चर बने, क्या बने, कौन सी यूनिवर्सिटीज बनी, कौन से न्यायालय बने,
किस तरीके की पार्लियामेंट बनी, कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में नहीं पूछे जा रहे हैं पिछले 10 सालों के ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से। पहले कभी पूछ लिया करते थे लेकिन अब नहीं पूछ रहे हैं, तो हमको इसको कहां तक सीमित रखना है, सिर्फ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, भारत में इस्लाम का उदय हुआ, भारत में इस्लाम आया, दिल्ली सल्तनत आई, मुगल शासक आए और उन्होंने किस तरीके से इंडिया के कल्चर के साथ में यूनान या फारस की शैली को मर्ज किया। ठीक है, और उस शैली को किस तरीके से कंपोजिट कल्चर का पार्ट दिया, वही क्या कहलाता है, इंडो इस्लामिक कल्चर कहलाता है या आर्किटेक्चर कहलाता है। इसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है, बाद में करेंगे। तो ये आर्किटेक्चर या पूरी की पूरी वास्तुकला में ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको सिलेबस में कवर करने हैं। अभी तक कोई डाउट, कोई दिक्कत? अभी तक सिर्फ हम लोग आर्ट एंड कल्चर में सिर्फ इतना डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको इसकी प्रिपरेशन करनी कैसे है, क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस क्या चल रहा है इस समय, आने वाले क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और किस तरीके से आप इनको टैकल करोगे। आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस आप पूरे के पूरे प्रीलिम्स के अंदर लगा सकते हो, आउट ऑफ 3 और 2 आप पूरे के पूरे क्वेश्चन मेंस के अंदर भी लगा सकते हो, अगर हमने सिर्फ इन चीजों को कवर कर लिया। ठीक है, तो एक एक करके टॉपिक को उठाते हैं और सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ये रिलीजन के अंदर देखिए यही सब पढ़ना है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और ये पूरा का पूरा दर्शन है बेसिकली, फिलॉसफीज जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे। ठीक है, हम दर्शन की बात यहाँ पे करेंगे, तो रिलीजन और फिलॉसफी के अंदर ये तमाम चीजें आती हैं। देखिए आर्किटेक्चर, वास्तुकला की बात करते हैं शुरू यहाँ से, ये आपका पहला टॉपिक है सिलेबस का और यहीं से आर्ट एंड कल्चर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, रॉक कट केव्स पहला क्वेश्चन ये है कि रॉक कट केव्स या फिर रॉक्स को काट के, बड़े बड़े पत्थरों को काटकर जिन्होंने गुफाएं बनाना शुरू करी, ऐसे शासक भारत के अंदर कौन थे? ठीक है, इनकी शुरुआत कहां से होती है, रॉक कट केव्स कहां से आए और इसका पूरा का पूरा एक जो सभ्यता की सभ्यता शुरू करने वाले भारत के अंदर ऑफिशियल रूलर्स कौन थे? ठीक है, उसका नाम कौन क्या लिखा हुआ है, मौर्यंस। ठीक है, मौर्य एम्पायर के जो शासक थे उन्होंने रॉक कट केव्स या फिर पत्थरों को काटकर गुफाओं की जो एक श्रृंखला थी वो शुरू करी। कैसे पहले गुफाएं नहीं होती थी? होती थी, पहले से होती थी। अगर हम लोग पढ़े सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्राचीन चले जाएं, पैलियोलिथिक वगैरह में चले जाएं, तब भी हम लोग देखते हैं कि रॉक्स तो होती थी, लेकिन रॉक्स उस समय ऑफिशियली डिक्लेयर्ड किसी एम्पायर के द्वारा वो केव्स नहीं हुआ करती थी। मैंने एक वर्ड यहाँ पे ऐड करा, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड मौर्यंस एम्पायर के द्वारा कुछ गुफाएं बनाई गई, जिन गुफाओं को डिक्लेयर करा गया था कि ये रॉक कट केव्स है। उस जैसे स्ट्रक्चर पहले तो बहुत मिलते रहे, लेकिन कभी किसी ने ये बताया नहीं कि ये रॉक कट केव्स ही होते हैं, इसका एक आर्किटेक्चर का ये डिजाइन ही है। तो इसकी ऑफिशियल जो डिजाइन शुरू हुई वो कब से शुरू हुई थी, मौर्यंस एम्पायर के दौरान शुरू हुई। और इन मौर्यंस में 2 मौर्य एम्पायर थे जिन्होंने इस परंपरा को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया था, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट अशोका है। ठीक है, अशोका के आर्किटेक्चर को आप लोग जानते हैं, आर्किटेक्चर में माहिर व्यक्ति। ठीक है, चाहे फिर शिलालेख, स्तंभ लेख की किसी की भी बात कर लो, और उसके बाद में अब रॉक कट केव्स को भी शुरू करने वालों में कौन है, वो अशोका है। और दूसरे कौन है, दशरथ। ठीक है, तो इसी सल्तनत से कहीं ना कहीं एक राजा और है दशरथ, जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और रॉक कट केव्स की पूरी परंपरा भारत के अंदर आई। चट्टानों को काटकर उसके अंदर गुफाएं बनाने की परंपरा किसने शुरू करी, मौर्यंस एम्पायर ने शुरू करी। ठीक है, ऐसी केव्स जो है टोटल कितनी भारत के अंदर मिली है, ऐसी 7 केव्स भारत के अंदर मिली है, जिनको डिवाइड किया जाता है सतगर्भ में। ठीक है, सतगर्भ बेसिकली 7 गुफाओं को बोला जाता है। इन गुफाओं में जो 4 हैं वो कौन सी हैं, बराबर की हिल्स या बराबर की पहाड़ियों के तौर पर उनकी पहाड़ियों को काट कर केव्स बना दी गई, ऐसी गुफाएं कहलाती हैं बराबर की। और दूसरी वाली कौन सी है, नागार्जुन केव्स। ठीक है, तो ये 2 तरीके की केव्स हैं, इनको बोला जाता है कि सतगर्भा नाम की 2 तरीके की 2 टाइप्स की केव्स होती हैं, जिसमें 4 केव्स बराबर केव्स के तौर पर जानी जाती हैं और 3 केव्स नागार्जुन केव्स के तौर पर जानी जाती हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से बताइए सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी केव्स कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पुरानी कौन सी है, बराबर केव्स सबसे पुरानी और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स हैं। मतलब पत्थरों को काटकर सबसे पुरानी अगर कोई रॉक्स मिली तो वो कौन सी मिली थी, वो मिली थी हमें बराबर की। ऐसे टोटल कितनी है, 4। ठीक है, उसके बाद में इन सब का लेना देना किससे था, वो था आजीविका। आजीविका कौन होते हैं, ये एक संप्रदाय है।
संप्रदाय आजीविका, कोई बताएगा क्या होता है आजीविका संप्रदाय? इसके बारे में सुना होगा कहीं आपने भी, एक आजीविका संप्रदाय भी होता है। जैसे बहुत सारे संप्रदाय हम पीछे बात करते चले आए, ऐसा एक आजीविका संप्रदाय भी होता है। आजीविका संप्रदाय कौन होते हैं, कैसे लोग होते हैं, किस तरीके के लोग होते हैं, कौन सी परिकल्पना इनकी होती है? क्योंकि ये सब केव्स के लिए या फिर जितनी भी ये हम लोग बराबर या फिर नागार्जुन केव्स की बातें कर रहे हैं, उसके अंदर ज्यादातर योगदान आजीविका ही लोगों का दिखा करता था। मतलब ऐसे लोग हुआ करते थे इन सारी केव्स के अंदर रहने वाले, जो सारे के सारे लोग आजीवक सिद्धांत के कहलाने वाले थे। कौन होते हैं आजीवक? शब्दावली से कुछ क्लियर हो रहा है? सर जो गुफाओं में बैठकर जो भगवान का पूजा अर्चना करते थे, गुफाओं में बैठ के जो भगवान की पूजा अर्चना करते थे, ठीक है, मानते थे कि हम जो है सन्यासी जीवन जिए, जो ठीक है घर से बाहर सन्यासी जीवन जीते थे और गुफाओं में रहते। इसके अलावा कुछ और याद नहीं आ रहा। आजीविका संप्रदाय कोई और बताना चाहेगा? धार्मिक संप्रदाय है, ठीक है। आगे अच्छा बिंदुसार बिंदुसार आजीविक संप्रदाय। हाँ, बिंदुसार आजीविक संप्रदाय थे, एकदम अच्छी बात है, बढ़िया है। बेसिकली देखो आजीविक संप्रदाय होता क्या है, जैसे उन्होंने बोला ये जितनी भी केव्स हैं, गुफाएं, इन गुफाओं के अंदर बसने वाले लोगों को आजीविक बोल दिया गया बाद में, ठीक है। और ऐसे लोग होते क्या थे, ये लोग क्या करते थे, जैसे बुद्धिज्म के अंदर क्या होता है, बुद्धिज्म के अंदर दो तरीके की फिलॉसफी होती है, एक होता है विहारा और एक होता है चैत्य। सुना होगा ये चीज आपने, चैत्य और विहारा। चैत्य क्या होता है, इनका पूजा स्थल होता है, मतलब यहाँ पर पूजा वगैरह करने के लिए लोग कलेक्ट होते हैं, इनको चैत्य बोला जाता है। विहारा क्या होता है, रेजिडेंट प्लेस होता है, मतलब रिसाइड, जहां पे ये लोग रहते हैं, बसने की जगह क्या कहलाती है, विहारा कहलाती है। तो आजीविकों ने इसी तरीके से क्या करा, अपना एक बसने की जगह ढूंढ ली, और वो बसने की जगह क्या थी, वो कुछ गुफाएं थी, कुछ पहाड़ियां थी जिसके अंदर बसा करते थे। ऐसे लोग सन्यासी होते थे, और सन्यासी होते हुए एक चीज पे बिलीव करते थे जिस वजह से इन्हें आजीवक बोला जाता था। वो चीज ये थी कि कर्मा नाम की कोई भी चीज नहीं होती, ठीक है। क्या बोलते थे, कर्मा नाम की कोई भी चीज नहीं होती। मतलब इंसान जो कुछ भी अपनी नियति से लेके आया, नेचर ने जो लिख दिया है, जो सिद्धांत लिख दिया गया, वही सिद्धांत सत्य है। फिर उसके बाद में चाहे आप कोई भी कर्म कर लो, कैसा भी कर्म कर लो, उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसे लोग आप समझ लो क्या करेंगे, सन्यासी लेके बैठेंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है। तो ज्यादातर आजीवक में कौन लोग मिलते थे, सन्यासी लोग मिलते थे। तो इन गुफाओं में बसने वाले लोग कौन होते थे, आजीवक संप्रदाय के लोग होते थे, जो ये बिलीव करते थे कि कर्मा नाम की चीज कुछ नहीं होती। आप कुछ भी एफर्ट्स कर लो, कुछ भी कार्य कर लो, आपको वही मिलेगा जो लिख के आया, ठीक है। तो वो लोग इस चीज को माना करते थे। तो ये याद रखिएगा कि आजीवक संप्रदाय से ही लेने देने वाली ये कुछ गुफाएं हुआ करते थे, ठीक है। इसी में कुछ विहारास को जो मानते हैं या रिसाइडिंग प्लेस बिहार में रहने चले जाते हैं बुद्धिज्म के लोग, वो लोग भी ऐसी ही कुछ चीजों को माना करते हैं कि कर्मा नाम की ऐसी चीज होती है नहीं होती, उस पर बिलीव कम करना चाहिए। ऐसा जैसे अशोका ने किया बाद में, पहले नहीं, अशोका ने बाद में क्या किया, उसने कर्म ही करना बंद कर दिया, ठीक है। कर्म करना बंद करने का मतलब उसने क्या करा, बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना बंद कर दिया। उसने आगे चल के अपने लिए किसी तरीके का कुछ भी धन एकत्रित करना बंद कर दिया। अपने लिए उसने कोई भी कार्य किया ही नहीं, क्योंकि उसको क्या व्यतीत हो गया था कि मेरे कर्म के अनुसार परिवर्तन नहीं होगा, मेरे कर्म तो गलत है, मैं जो भी कर रहा हूं वो गलत है। अगर मैं कर्म करना छोड़ दूंगा तो ये अपने आप सब बैलेंस हो जाएगा। और उसने कर्म करना छोड़ दिया बाद में, तो वो क्या हुआ, धीरे धीरे बुद्धिज्म में जिस तरीके से उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, तो सारे कर्मा को छोड़ के ही तो किया था। तो इस वजह से ये जो आजीवक संप्रदाय है, ये उसी से लेने देने वाला है। इस संप्रदाय का मानना ये होता है कर्मा से कोई भी रिलेशन नहीं है, वो आपकी किस्मत में जो लिख के आया वही होता है, ठीक है। तो चलिए, बराबर केव्स के अंदर मैंने जैसा ऊपर लिखा हुआ है 4 केव्स थी, टोटल 4 गुफाएं थी। इन 4 गुफाओं के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 गुफाएं याद रखिएगा। पहला है लोमस ऋषि की गुफा, ठीक है। पहला कौन सी है, लोमस ऋषि की गुफा। और दूसरी है सुदामा की गुफा, ठीक है। तीसरी है विश्व झोपड़ी, ठीक है। और चौथी है कारण चौपार। ये 4 गुफाएं हैं टोटल। अब ये देखो, बीच बीच में मैंने बोला था आर्ट एंड कल्चर फैक्चुअल है, ठीक है। जितनी चीजें समझाने की होंगी समझाता चलूंगा, लेकिन जहां फैक्ट आएंगे उन फैक्ट को दिमाग में बैठाना ही पड़ेगा। अब इन 4 को आप चाहे नोट कर लीजिए, चाहे अभी याद कर लीजिए, जैसे भी चाहे उसको कर लीजिए, लेकिन ये 4 बराबर केव्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। 4 बराबर केव्स हैं, ये बराबर की गुफाएं जो हैं उनके में नाम देख लीजिए। पहला लोमस ऋषि,
ठीक है, दूसरा सुदामा, तीसरा विश्व जोखरी और चौथा करण चौपाल। ये 4 गुफाएं बराबर केव्स में। बराबर की गुफाएं कहां पर है? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। हाँ देखिए, चारों गुफाएं तो नाम लिख लो और अभी याद हो जाएंगे अगर तो अच्छा रहेगा, जिससे बाद में माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। देखिए अपने फोटो बंद किया जाएगा। मैंने कब बोला? मैंने तो ये बोला फोटो देख लिया। अच्छा, तुम उनकी तरफ देख लो। तुम नहीं घूमोगे, तुम्हें माधवी का इतिहास अलग से पढ़ाना पड़ेगा। हो गया? देखिए अब आगे चलते हैं नागार्जुन की गुफाओं की तरफ। नागार्जुन की टोटल 3 गुफाएं थी, ठीक है। इन 3 गुफाओं की बात की थी हम लोगों ने, और इन 3 गुफाओं में ये 3 गुफाएं फिर अगेन आपके सामने लिखी हुई है, इनका नाम भी नोट कर लीजिए, गोपिका, वापी और वदातिका गुफा, ठीक है। गोपिका, वापी और वदातिका गुफा, ये 3 गुफाएं हैं जो आपकी नागार्जुन गुफाओं से रिलेट करती हैं, ठीक है। पर्पस बता ही दिया है कि गुफाओं में, इन गुफाओं को बनाने का या इसमें रहने का पर्पस क्या होता था लोगों का? वो रेजिडेंस या फिर रहना होता था। यहाँ पर लोग यहाँ पर रहना चाहते थे, इस वजह से ऐसी गुफाओं को बनाते थे। नोट कर लीजिए इसको। हो गया नोट? गोपिका, वापी और वदातिका केव्स, ठीक है। तो जिस तरीके से बराबर की हिल्स हम लोग ने देखी, वैसे ये 3 हिल्स नागार्जुनी या नागार्जुन की गुफाओं के तौर पर जानी जाती हैं। ये कहां पड़ती हैं? बिहार के अंदर जहानाबाद एक जगह है, बिहार के अंदर, पीलीभीत वाला जहानाबाद नहीं, ठीक है। कौन सा? जहानाबाद, ठीक है। तो बिहार के अंदर एक जगह है जहानाबाद, वहां पर ये गुफाएं पड़ती हैं, ठीक है। मुजफ्फराबाद के पास में, हाँ, जहानाबाद, वहां पर ये गुफाएं पड़ती बिहार के अंदर। बहुत नियर बाय स्टेट है, आपका करीब है यहाँ से, कभी जाने का मन करे तो जा सकते हो गुफाओं के अंदर घूमने, ठीक है। अच्छी जगह है, रहने की भी लोग यहाँ पे पहले रहा करते थे, है ना। तो अच्छा कल्चर देखने को मिलेगा यहाँ पर भी। तो अच्छी गुफाएं हैं, जाके मिल सकते हो इन लोगों से, जो पुराने लोग वहां भटक रहे होंगे, ठीक है। उन लोगों से मुलाकात कर सकते हो तुम लोग जाके। हाँ, तो मैं क्यों जाऊँ मरने, तुम लोग अकेले जाओ। तो ये रेजिडेंट है विहारा, जैसा कि हम लोग ने यहाँ डिस्कस किया था। विहारा क्या? रिजाइडिंग प्लेसेस होते हैं, रहने की जगहें होती हैं, और रहने की ही जगहों के पर्पस से इन सारी की सारी गुफाओं को बनाया जाता था। फीचर्स की अगर बात करें, जैसा कि अगर बराबर केव्स की बात करें, तो उन फीचर्स की अगर बात की जाए तो उसके अंदर किन किन चीजों का यूज होता था उस समय गुफाओं को बनाने में। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ गुफा काटी और काटने के बाद में उनमें रहना शुरू कर दिया, बाद में ऊपर से चूरन गिर रहा, ठीक है, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो लोग क्या करते थे? पॉलिशिंग करते थे, उसकी पॉलिशिंग करके उसको अच्छे से डेकोरेट करते थे, फिर उन जगहों पे रहना शुरू करते थे। जैसे इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर कि इनर वॉल इसकी जो थी, अंदरूनी जो इसकी दीवार थी, उसमें ग्रेनाइट का यूज किया गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपकी बराबर हिल्स थी या बराबर की गुफाएं थी, उन गुफाओं को काटकर उसमें कौन से मेटल का यूज या मटेरियल का यूज किया गया? तो ग्रेनाइट का यूज वहां पे किया जा रहा था इनर वॉल्स के लिए। अब ये इनर वॉल्स समझ लो कुछ इस तरीके की हुआ करती थी जैसे यहाँ बनाई गई। इसके इनर चैम्बर के अंदर ये जितना भी पोर्शन हुआ करता था, इन पोर्शन पे क्या यूज करते थे लोग? ग्रेनाइट का यूज किया करते थे, ठीक है। और आउटर चैम्बर जो इसका होता था, पूरी तरीके से आउटर चैम्बर की ये बात कर रही है, ऊपर का इलाका जो हो गया, ठीक है, इसको भी वेल फर्निश्ड किया जाता था।
ऐसा नहीं था कि सिर्फ उबड़ खाबड़ दिख रहा है और गुफा बनी हुई है, बिल्कुल नहीं। ये वेल फर्निश्ड होती थी प्रॉपर तरीके से, जैसे आज के समय में लिसाई पुताई पेंटिंग वेंटिंग करके चमकती हुई बिल्डिंग देखते हो, वो जैसे ही पहले की गुफाओं को बनाया जाता था, चमकदार गुफाएं बनाई जाती थी। तो पॉलिश अच्छी तरीके से करते थे, फिनिश भी उनको अच्छी तरीके से करते थे। इसके अंदर गुफाओं में क्या सिर्फ पत्थर का यूज हुआ है? अगर ऐसा क्वेश्चन है, नहीं। पहली चीज तो ग्रेनाइट की ही बात कर दी मैंने। दूसरी चीज देखिए वुडन आर्किटेक्चर, ठीक है, लकड़ी का भी उपयोग देखने को मिला है यहाँ पर। तो लकड़ी का भी लोग उपयोग करते थे। आज का जमाना धीरे धीरे वही आ रहा है, लोग अपने घर बनवाते हैं, घर के अंदर शीशा लकड़ी ज्यादा दिखती है ना, और पत्थर और ईंटें कम दिखती है, ऐसा हो रहा है ना। तो लोग पहले ऐसे ही करते हैं कुछ इस तरीके के कि उस रॉक आर्किटेक्चर को डिजाइन देने के लिए उसके अंदर क्या यूज करते थे? लकड़ी का आर्किटेक्चर यूज करते थे, उस लकड़ी से कहीं ना कहीं चीजों को बनाया करते थे। तो कुछ दिखा है, वुडन आर्किटेक्चर भी इसके अंदर दिखा हुआ है, ठीक है। इन पूरे के पूरे जो केव्स को बनाया गया, उन केव्स को दो पार्ट में डिवाइड करके बनाया गया था। पहला तो प्लान ए के तौर पर बनाया गया था, जिसके अंदर दो चैनल्स बनाए गए, ठीक है। दो चैनल्स की बात करी जाए या चैम्बर्स की बात की जाए, तो वो चैम्बर्स एक आउटर चैम्बर होता था, एक इनर चैम्बर होता था। आउटर चैम्बर ये बाहर का इलाका है, एक गुफा है उसके बाहर का पूरा इलाका आउटर चैम्बर है, जिसमें एक गेट भी होता था एंटर करने के लिए, ठीक है। और उसी के अंदर में क्या होता था? ये पूरा इनर चैम्बर होता था, जहां पे लोग रहा करते थे बेसिकली जाकर, ठीक है। या आप एक अंदर जाओगे जब किसी भी इलाके से, तो एक टनल से गुजरना पड़ता है आपको पहले। तो एक गेट होगा, एक पूरा टनल होगा, उस टनल में क्या एक तरीके से आप कह लो कि गैलरी टाइप की है वो, ठीक है। और उस गैलरी के अंदर एक रिजाइडिंग प्लेस बनाया जाता था। अभी टेंपल आर्किटेक्चर में भी मैं आपको बताऊंगा कि गेट शुरू होते ही मंदिर नहीं दिखता था, ठीक है। गेट शुरू होने के बाद आंगन दिखता था बहुत बड़ा। आंगन के पीछे क्या होता था? एक बरामदा होता था। बरामदे के बाहर में क्या होता था कि उन टेम्पल्स को वहां पर लोकेट किया जाता था, और आसपास जो है गर्भगृह वगैरह बनाया जाता था, पूजा का स्थल बना। ऐसे टेम्पल्स तक तो बनते थे वहां पे। ऐसा नहीं कि गेट शुरू हुआ और तुरंत टेम्पल स्टार्ट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। तो टेम्पल्स कुछ उस आर्किटेक्चर में पहले के बने हुए थे। तो गुफाएं भी कहीं ना कहीं वैसे ही बनी थी। तो एक गेट होता था, गेट के बाद में एक पूरा चैम्बर होता था, आउटर चैम्बर एंट्रेंस के लिए, और उसके बाद इनर चैम्बर के अंदर एक गुफा बनी हुई होती थी, जहां पे लोग रहा करते थे, ठीक है। दूसरी, एक तो ये सर्कुलर भी हो सकती थी, जैसा हम लोग देख रहे हैं। इनर चैम्बर कैसा है? पूरा सर्कुलर है। और अगर हम आउटर चैम्बर को देखें, ये कैसा पूरा रेक्टेंगुलर ही तो है। अगर इसकी एक डिजाइन देखी जाए तो ये रेक्टेंगुलर शेप ही तो दिख रहा है कि अगर आउटर चैम्बर से आप एंटर करोगे तो एक शेप कैसा दिख रहा है? ये कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर शेप का दिख रहा है, ठीक है। और यहां से जो शेप शुरू हो जाता था वो कौन सा था? वो सर्कुलर शेप में होता था। तो मतलब चतुर्भुज भी दिख रहा है यहाँ पर, और सर्किल को क्या बोलते हैं? गोलाकार भी दिख रहा है, वृत्ताकार, बेसिकली वृत्ताकार ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस टेम्पल आर्किटेक्चर की ये डिजाइन्स होती, सॉरी गुफाओं की ये डिजाइन्स होती थी, और गुफाएं कुछ इस तरीके से बनाई जाती थी। ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ करता था, ठीक है। इसको देखो डायग्राम के फॉर्म में भी यहाँ पे थोड़ा दिखाया गया कि किस तरीके की केव्स वहां पर होती थी। जैसे मैंने बोला, ये होता था दरवाजा, यहाँ से एंटर करते थे, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर शेप होता था, और आगे चल के इनर चैम्बर शुरू हो जाता था, ठीक है। ये आउटर चैम्बर और इसके बाद में इनर चैम्बर शुरू हो जाता था। इसको देखो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक को सुदामा गुफाएं बोली जाती है, और एक लोमाश ऋषि, जिसके एग्जाम्पल अभी हम लोग ने देखे थे पीछे, ठीक है। तो इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है या दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? बताओ क्या डिफरेंस? इसका दरवाजा बंद है, कोई जा नहीं सकता है, और इसका दरवाजा खुला है। सर्कुलर पार्ट भी बड़ा है। हाँ, और क्या डिफरेंस है? वो बचपन में आता था ना न्यूज़पेपर में, पहचानो तो जाने आता था, तो यही है यहाँ पे, पहचानो तो जाने। क्या क्या डिफरेंस है दोनों इमेजेस? अभी आता है। अब अमर उजाला पढ़ना छोड़ दिया। अब हम लोग की उम्र हिंदू पढ़ने वाली आ गई है ना, तो अमर उजाला में आता था ये सब, दैनिक अमर उजाला। अब तो हिंदू में ये सब नहीं आता। तो बताओ क्या क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं? प्लांटेशन का ये कुछ ज्यादा, ये जड़े हैं। एक तो ये डिफरेंस है, चलो मान लिया। पूछ का अच्छा, अरे बाप रे, दूसरा डिफरेंस, तुम तो अच्छे क्वेश्चन लगाती हो।
सर्कल का सरकमफ्रेंस, चलो ये मान लिया एक सर्कल का सरकमफ्रेंस। और कुछ है? सबसे बड़ा डिफरेंस यही, चौथा डिफरेंस यही। ठीक, तो देखो पहली चीज तो इसके अंदर जो गेट है, इसका जो एंट्रेंस गेट है उसके अंदर एक डिफरेंस है। इसका एंट्रेंस गेट ऐसा होता था कुछ, और ये कैसा होता था, रेक्टेंगुलर शेप का होता था। ठीक है, एंट्रेंस गेट कैसा होता था, एकदम चौड़ा चौकोर टाइप का, और उससे एंट्रेंस हो जाता था सीधे, जैसे अपने आप पीलीभीत में बरेली दरवाजा देखा, ऐसे चौड़ा सा है एकदम से, और सीधा घुस जाओ उसके अंदर ऐसे। ठीक है, आधा आधा किलोमीटर चुका है तो वो बरेली दरवाजा रेक्टेंगुलर शेप का हुआ करता था, जैसा भी है उस तरीके का। तो सुदामा का जो एंट्रेंस गेट था वो रेक्टेंगुलर शेप का होता था। ठीक, इसकी बात करें लोमाश ऋषि की, तो इसका जो शेप होता था वो शेप होता था ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें त्रिकोणीय शेप में हुआ करता था, तो इसका देखिए ऊपर का जो मीनार है वो कैसा है, त्रिकोणीय शेप में दिखा करता था। ऐसे मीनार वगैरह आप बरेली के अंदर भी कई सारे दरवाजे वहां पे भी जाकर देख सकते हो, और ऐसे लखनऊ में तो बहुत सारे असीमित दरवाजे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे दरवाजे देखने को कहां मिलते थे, इसका आर्किटेक्चर सुदामा के अंदर एंट्रेंस गेट ऐसा रेक्टेंगुलर होता था, और यहाँ पे ट्रायंगुलर होता था। दूसरा डिफरेंस जो आपने सरकमफ्रेंस की बात करी, ठीक है, कि इसकी एक गोला बड़ा है, इसका गोला छोटा है। ठीक है, तो वो जो है डायग्राम के अंदर जो गोला बड़ा और छोटा दिख रहा है वो त्रुटि है। ठीक है, उसके अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो वो त्रुटि हो गई है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से वो डायग्राम छोटा बन गया है, बड़ा बन गया है, बाकी उसमें कुछ नहीं। तीसरी चीज जो पूछ की बात कर रहे थे, ये क्या है, पूछ। ठीक है, ये पूछ जो है बेसिकली ये डिफरेंस है, बेसिक एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या होता था कि ये वाली जो सुदामा की गुफा है, इस गुफा के पीछे एक चैम्बर हुआ करता था। ठीक है, एक चैम्बर होता है। इस चैम्बर का मतलब क्या होता था, जैसे आज के समय में कुछ एग्जॉस्ट देखते हो आप लोग कि घरों के बाहर एग्जॉस्ट लगे होते हैं, बाहर की जो अंदर की जितनी भी घुटन है वो सब बाहर जा सके, है ना। कुछ उस तरीके के चैम्बर्स को यहाँ पर यूज किया जाता था, जिनको एग्जॉस्ट एरिया बोला जाता था। ठीक है, बाहर के इलाके होते थे, पीछे का इलाका ऐसा कुछ हुआ करता था। यहाँ पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो वन ऑफ द डिफरेंस कह सकते हो इसके बीच में ये है कि सुदामा में और लोमाश ऋषि में, क्योंकि इसमें ये डिफरेंसेस पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन में, इसलिए ये आपके सामने है कि इन दोनों गुफाओं में किस तरीके के डिफरेंसेस थे। दोनों गुफाएं किसका टाइप है, बराबर की हैं दोनों की दोनों, लेकिन बराबर के होने के बाद में भी इन दोनों में ये डिफरेंस पाया जाता है, इसलिए ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देखो ओरिजिनल इमेजेस है। ठीक है, ओरिजिनल इमेजेस। ठीक, लोमाश ऋषि की देख लीजिए, कुछ उस तरीके की है। लोमाश ऋषि ऐसा दिखता है, कुछ इस तरीके की। तो ये लोमाश ऋषि किस तरीके से एंट्रेंस है, कहाँ अंदर की गुफाएं कैसी होती थी, ये सब बताया था मैंने। एंट्रेंस के बाद में ये एंट्रेंस हो गया, एंट्रेंस के बाद में ये पूरा का पूरा हॉल जो इलाका जो गैलरी वाला बताया था हमने, गैलरी के बाद में अंदर क्या पड़ता था, पूरा का पूरा वो जो जिसको हम लोग फर्स्ट चैम्बर बोलते थे या इनर चैम्बर बोला करते थे, तो ये पूरा का पूरा इनर चैम्बर। तो ऐसी गुफाएं कहीं ना कहीं वहां पर देखने को मिली हैं, ये गुफाओं का एक पार्ट है, टाइप है। ठीक, हाँ फिनिशिंग तो होती है। सुदामा केव्स देख लो, सुदामा केव्स के अंदर हम बात कर रहे थे, कुछ रेक्टेंगुलर शेप होता था एंट्रेंस का, तो ये रेक्टेंगुलर शेप है, और इस रेक्टेंगुलर के अंदर इनर आउटर चैम्बर कुछ इस तरीके का। ठीक है, रॉक कट केव्स की कुछ और क्वालिटीज भी हैं, जिन क्वालिटीज को बेसिकली बोला जाता है कि ये तो पहली बात तो क्वाड्रेंगुलर की बात हो रही है। क्वाड्रेंगुलर का मतलब अगर हम लोग बात करें तो ये चतुर्भुज में भी पाई जाती है और सर्कुलर फॉर्म में भी पाई जाती है। तो क्वाड्रेंगुलर बोला जा रहा है इसको, मतलब ऐसी गुफाएं जो चतुर्भुज में भी देखी जा सके, ठीक है, और जो गुफाएं सर्कुलर में भी देखी जा चुके और जो चतुर्भुज में भी देखी जा चुकी हैं, ऐसी गुफाएं क्वाड्रेंगुलर शेप में हुआ करती हैं। ठीक है, एप्साइडल शेप बोलते हैं। एप्साइडल शेप का एग्जांपल ये बना हुआ है। एप्साइडल शेप किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि मैंने आपको दिखाया था कि एंट्रेंस है और एंट्रेंस के अंदर कुछ इस तरीके की डिजाइन बना करती थी, जो डिजाइन एक पूरी की पूरी फ्लोर पे उसको हुआ करती थी कि जब आप एंटर करोगे, एंटर करते जब आप ऊपर देखोगे तो ये कैसी होती थी, इस तरीके की बनी हुई होती थी। ठीक है, आगे और यही स्ट्रक्चर पूरा का पूरा चला जाता था, जिसको क्या कहते थे, एप्साइडल शेप कहा जाता था। ठीक है, विहारा और चैत्य के फॉर्म में होती थी। विहारा तो रिसाइडिंग प्लेसेस, लोग रहा करते थे गुफाओं में ज्यादातर, तो विहारा कहला रहे, और चैत्य के फॉर्म में भी कुछ एक आध गुफाएं देखने को मिली है जहां पे लोग सिर्फ और सिर्फ
पूजा करने के लिए जाते थे, अपने ईश्वर की स्थापना करने जाते थे और वहां से चले आते थे। तो चैत्यांश के फॉर्म में भी कुछ गुफाएं देखने को मिली। ठीक है, उसकी बात करेंगे। जैसे उदयगिरी और खांडागिरी की जो गुफाएं हैं भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर, ये कैसी है? चैत्य टाइप ऑफ केव्स है। तो आपसे पूछा जाता है विहारा टाइप ऑफ केव्स कौन सी थी या चैत्य टाइप ऑफ केव्स कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जितनी हमने पढ़ी सारी की सारी वो सब कौन सी थी? विहार टाइप की थी, मतलब रेजिडिंग स्टेटस उनका हुआ करता था, वो गुफाएं वैसी थी। लेकिन ये वाली गुफाएं कौन सी है? उदयगिरी वाली और खंडगिरी वाली, ये गुफाएं कैसी हैं? चैत्य टाइप ऑफ गुफा बोला जाता है इनको। मतलब यहाँ पे लोग पूजा प्रार्थना वगैरह किया करते थे और पूजा प्रार्थना करके वापस चले जाया करते थे। तो ये ऐसी गुफाएं होती थी यहाँ पर। इसके बारे में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है विहारा में और चैत्य के अंदर। ठीक है, और उन डिफरेंस को कुछ इस तरीके से पूछ लिया था। एक तो रेजिडिंग स्टेट होता है और एक क्या होता है? पूजा करने का स्थल होता है। दूसरा यही पूछा गया था कि विहारा के एग्जाम्पल कुछ हैं, वो ऊपर मैंने सारे बता दिए, और चैत्य के कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो नीचे मैं ये बता दे रहा हूँ। तो विहारा और चैत्यास के एग्जाम्पल के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। अरे तमिलनाडु में पाई जाती है कौन सी? इस प्रकार की विहारा और चैत्य वाला? नहीं, अभी बिहार तो हम लोग महाराष्ट्र में भी बात करें, बिहार में भी बात करें तो बिहार तो यहाँ भी देखने को मिल रहा है, और चैत्य की बात करें तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर भी देखने को मिल रहा है। जो हम साउथ में बात कर रहे हो, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, ये रीजन हो गया, इस रीजन के अंदर ज्यादातर जो केव्स देखने को मिली है वो हिंदू आर्किटेक्चर की मिली है, हिंदू आर्किटेक्चर की। और यहाँ पे अभी हम लोग बुद्धिज्म जैनिज्म वाले आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि साउथ के अंदर ज्यादातर बुद्धिज्म जैनिज्म पहुंच ही नहीं पाया, बहुत कम पहुंच पाया। ठीक है, तो वहां ज्यादातर क्या मिली? हिंदू केव्स। पीएमपी मतलब क्या? उसका क्या करोगे तुम? तुम्हें क्या लेना देना उससे? तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है कि रॉक कट केव्स की क्वालिटीज क्या है। हम लोग यहाँ पर उनकी क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो अंग्रेजी का जो फुल फॉर्म है वो तुम्हारे समझ नहीं आएगा, इसलिए मत लिखो। बस इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस लिख लो, आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, उधर जाना पड़ेगा भाई, मुझे नहीं पता। अभी बाहर बैठे, अभी बाहर बैठे, जब कह दो ना क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो कह के चले जाओ, हाँ भैया तो चले, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जो हैं इनका एग्जाम्पल याद रखिएगा, उड़ीसा या भुवनेश्वर के अंदर पाई जाती हैं, और ये चैत्य टाइप ऑफ एग्जाम्पल में देखा जाता है। ठीक है, ये गुफाओं का कुछ एग्जाम्पल है, उसी तरीके की गुफाएं कैसी होती थी। ठीक है, अच्छा चलिए, अभी ये जो आर्किटेक्चर है इसके ऊपर आते हैं थोड़ा बाद में। एक चीज दिखा देता हूँ आपको, यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग बहुत ध्यान से। पहला ऑप्शन देखिए, ये 2013 का यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार 2022 में आ चुका है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, केव्स एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया। बादामी की गुफाएं सबसे पुरानी गुफाएं हैं भारत के अंदर रॉक कट केव्स के एग्जांपल के फॉर्म में। अभी हम लोग पढ़े ऊपर ही, कौन सी थी? बराबर की तो थी। ठीक है, इसी का तो बात पढ़ी थी, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये गया और ये गया, ऐसे तो एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, दो तो हट गए। फिर देख लो उसके बाद में, द बराबर रॉक कट केव्स वर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकास बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी गलत है, यहाँ पे बाकी सब तो सही है, लेकिन ये क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, क्या है? अशोका और दशरथ। अशोका और दशरथ के द्वारा, तो दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया। तीसरा आता हो चाहे ना आता हो, आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो एलिमिनेट भी करना कभी कभी सही रहता है, और अभी आपने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे आप यूपीएससी का एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सर वैसे इसका हिंदी पीडीएफ है आपके पास में? हाँ, हिंदी है मेरे पास, मैं हिंदी शेयर कर दूंगा, लेकिन हिंदी पे भी थोड़ा काम करना है मुझे, उसके अंदर कुछ डायग्राम ऐड करने हैं। सलीम भाई के नंबर कृपा हो जाएगी। अरे कैसी बात कर रहे हो, अभी तक कृपा करी है तो आगे भी करते रहेंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, हिंदी के अंदर प्रॉपर तरीके की जो पीडीएफ है वो आपको शेयर कर देंगे, परेशान मत। ठीक है, और इसका जितने भी क्वेश्चंस है उसके ऊपर थोड़ा वर्क डायग्राम के बेसिस पे चल रहा है। वैसे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट तो है मेरे पास में, लेकिन मैं डायग्राम कुछ ऐड कर रहा हूँ, वो ऐड करते ही आपको दे दूंगा। ठीक है, इस वजह से थोड़ा सा इसी को देख लीजिए।
उसके बाद में देख लीजिए रॉक कट केव्स ड्यूरिंग गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये तो पुरानी बातें हो गई, मौर्य और एम्पायर तक की बातें हो गई। लेकिन अब अगर आए थोड़ा सा आगे तो गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर भी कुछ गुफाएं ऐसी बनी जिसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि गुप्ता और पोस्ट गुप्ता एरा के अंदर ऐसी कौन सी गुफाएं थी जो यहाँ पर है। अभी पीछे क्वेश्चन लगाया, उसको कोई तकलीफ हुई लगाने में? नहीं, जितना पढ़ लिया हमने उसी में से एक क्वेश्चन मिल गया प्रॉपर। एक क्वेश्चन यूपीएससी का वहां से मिल गया। अभी आगे ऐसे ही पढ़ते जाओगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन धीरे धीरे मिलते चले जाएंगे। तो एक एक पॉइंट से रिलेटेड कहाँ क्वेश्चन कैसे बना दे रहा है वो सब दिखाएंगे अभी हम आपको। बस चीजें ये कि कौन से समय के दौरान क्या क्या चीजें हो रही है उनको दिमाग के अंदर बैठा के रखना है। फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछता है आर्ट एंड कल्चर से, इसलिए फैक्चुअल चीजों पे ज्यादा रिलाई करना पड़ रहा है हमें इसके अंदर। तो फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर बात करने जा रहे हैं गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड की। और गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड में आर्किटेक्चर या वास्तुकला कुछ उसी तरीके से बनती रही जैसा प्राचीन सभ्यताओं में देखा गया, चाहे मौर्य काल की बात करें या फिर सातवाहन वंश की बात करें या फिर कुषाण वंश की बात करें, या जो भी वंश आते गए जाते गए उन तमाम वंशों के अंदर ये आर्किटेक्चर उसी तरीके से डेवलप होता चला गया। तो हम उस आर्किटेक्चर की चर्चा नहीं करेंगे, सीधा कहेंगे गुप्ता एम्पायर के ऊपर, क्योंकि उन एम्पायर के ऊपर जो भी डेवलपमेंट हुए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुप्ता एम्पायर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं केव वॉल्स पे, ये थोड़ा सा एडिशन होना शुरू हो गया था। अभी तक वॉल्स देखते थे उस पे सिर्फ फर्निशिंग हो जाती थी, पॉलिशिंग हो जाती थी, लेकिन अब क्या हुआ, उन केव्स के ऊपर क्या हुआ, चित्र बनना शुरू हो गया। अब उनके ऊपर कुछ चित्र बनते थे और वो चित्रात्मक जो भी प्रणाली है उसको भी हम लोग देखेंगे किस तरीके की होती थी। फिलहाल इन गुफाओं के अंदर एक नई चीज ऐड हो गई, वो क्या हो गई, अभी सादी गुफाएं थी, अब उनके ऊपर चित्र बनना शुरू हो गए। तो वो चित्र होते थे बनना, ऐसी गुफाओं के एग्जाम्पल अजंता और एलोरा केव्स पेंटिंग्स जो है सारी की सारी, तो वो इसका एग्जाम्पल है जो अजंता और एलोरा के फॉर्म में जानी जाती। कहाँ है अजंता एलोरा? ठीक है। अजंता जो है 29 रॉक कट केव्स की एक सीरीज है, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट के ऊपर देखी जाती है। कितनी केव्स हैं इसमें? 29 केव्स की पूरी एक सीरीज है और वेस्टर्न घाट पे पाई जाती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर है। रिवर का नाम याद रखिएगा, भगोरा रिवर, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन सारे के सारे इसमें बताने का मतलब ये जो तो 29 रॉक दिख रहा है ना, ये भी क्वेश्चन है। ये मत समझिए कि 29 याद नहीं करेंगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा काम। 29 रॉक एडिक्ट्स या रॉक कट्स की गुफाएं वो पूरी की पूरी कहाँ है? अजंता के अंदर है। ऐसी सीरीज एक पाई गई है और अभी मैं इसमें डिवाइड भी करूंगा। ये 29 में से टोटल जो गुफाएं हैं वो कौन कौन सी, हिंदू केव्स कौन सी हैं, बुद्धिस्ट केव्स कौन सी है, जैनिस्ट से रिलेटेड केव्स कौन सी है, ये सभी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो 29 केव्स में से अगर हम लोग बात करें तो 29 केव्स में से टोटल 25 जो है वो विहाराज है। अभी हम लोग विहारा और चैत्य में डिफरेंस देख रहे थे ना, तो इसमें 25 कैसी है? वो विहारा है। और 4 केव्स कैसी है? वो चैत्य है, ठीक है। चैत्य पूजा स्थल होता है, विहारा रिजाइडिंग स्थल होता है, रहने की जगह होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 25 केव्स ऐसी हैं जहां पे लोग निवास किया करते थे, 4 केव्स ऐसी हैं जहां पे लोग पूजा करके यहां से चले जाते थे, ठीक है। तो ऐसी टोटल 29 केव्स कहां मिली है? अजंता के अंदर। सह्याद्री रेंजेस या सह्याद्री श्रृंखला है पूरी की पूरी, उसके पास में वेस्टर्न घाट और कौन सी रिवर है? भगोरा रिवर है। कहां पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ऐसी गुफाएं हैं, ठीक है। इसमें जो चित्र प्राप्त हुए थे बौद्ध के प्राप्त हुए थे, हाँ, तो सर 29 गुफाओं में बौद्ध के मिले थे या कुछ पार्ट? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, अभी डिफरेंसेस हैं। 29 रॉक कट्स के अंदर बहुत सारी हिंदू टेम्पल से रिलेटेड है, बहुत सारी बुद्धिस्ट टेम्पल से रिलेटेड है और बहुत सारी जैन टेम्पल से रिलेटेड है। और कुछ गुफाएं ऐसी मिली है जिसमें तीनों मिला है। हम ये नहीं कह सकते कि सारी गुफाओं में बुद्धिस्ट मिले हैं, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, कि कुछ के अंदर कुछ दिया हुआ है, कुछ के अंदर कुछ दिया हुआ। तो ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ऐसे टोटल 29 केव्स हैं, 29 केव्स हैं। उन 29 केव्स की अभी हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी इतनी सी बात समझ लो कि 29 में 25 विहाराज हैं और 4 चैत्याज हैं, ठीक है, इतना ध्यान रख लो। आगे देखिए, ये जो केव्स हैं, चैत्य या प्रेयर हॉल्स, जो पूरा का पूरा है वही वर्णन ऊपर हमने कर दिया है, इसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 25 और 4 के फॉर्म में ध्यान रखिए। आगे देखिए, अजंता केव्स के अंदर जो 29 है, अच्छा ये बुद्धिस्ट केव्स जो दिखा रहा है, ऑल 29 आर बुद्धिस्ट केव्स, ठीक है। इसके बारे में अभी मैंने बोला सारी की सारी बुद्धिस्ट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके पीछे देखो लॉजिक क्या है।
लॉजिक ये है कि ये जो 29 केव्स सारी की सारी बनी, इन केव्स को जब बनाया जा रहा था तो इन केव्स के अंदर कुछ टेम्पल्स आर्किटेक्चर रखे जा रहे थे। टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, कुछ मूर्तियां लगाई जा रही थी। उन मूर्तियों के अंदर इनमें से टोटल 24 जो मूर्तियां थी, उन 24 मूर्तियों को जो है बुद्धा की मूर्ति के साथ में लगाया गया। शुरुआत बता रहा हूं, एकदम शुरू में जाना इतिहास के अंदर, बात का जो चीजें लिखी हुई हैं उसके ऊपर नहीं जाना अभी। कितनी टोटल थी? 24 ऐसी केव्स थी जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बुद्धा की मूर्तियां लगाई गई थी। कितनी बची यहाँ पर? 5 बची। 5 केव्स के अंदर यहाँ पर अदर संप्रदाय जैसे जैनिज्म, महावीर की मूर्तियां कुछ दिखा करती थी और कुछ अदर जैसे हिंदू रिलीजन की कुछ मूर्तियां प्रॉपर दिखा करती थी। ऐसी 5 प्रॉपर केव्स थी जिसके अंदर ऐसा कुछ दिखा करता था। ठीक है, अभी प्रेजेंटली कुछ चेंजेस हुए और उन चेंजेस के दौरान क्या करा गया, सारी की सारी 29 केव्स के अंदर एक आध मूर्ति को उठा के कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट फॉर्म में लगा दिया गया। लेकिन जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो ऐसी सिर्फ 25 केव्स थी जो किससे रिलेटेड थी? बुद्धिज्म से रिलेटेड हुआ करती थी। बाद में धीरे धीरे करके आज के समय तक परिवर्तन होता है। इसमें करंट में बहुत सारी न्यूज सुनते रहते होंगे आप कि अजंता में या एलोरा में इस तरीके का परिवर्तन हुआ। आज भी होते हैं परिवर्तन। तो आज के परिवर्तन तक टिल डेट तक अगर हम लोग बात करें तो क्या हो गया है, लगभग टोटल 29 में एक आध ही अगर आपको बुद्धिस्ट मूर्ति दिखेगी, लेकिन दिखती है। तो ऐसे टोटल कितनी हो गई? 29। लेकिन बनते समय सारी गुफाएं बुद्धिस्ट गुफाएं नहीं थी। ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि क्या जब ये केव्स बनी थी सारी की सारी उस दौरान सब बुद्धिस्ट केव्स थी? तो उसका आंसर नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बाद में धीरे धीरे डेवलपमेंट होते चले गए और डेवलपमेंट के बाद में क्या देखा, ये 29 की 29 गुफाओं के अंदर बुद्धिस्ट टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिए। अब आगे सुनिए क्या होता है। एलोरा केव्स की अगर बात करें तो ये केव्स जो है बेसिकली कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन। ठीक है, इसके अंदर तीनों मूर्तियां शुरू से ही बनना शुरू हो गई थी प्रॉपर तरीके से और इनका कंपाइलेशन आज के दौर में भी वैसा ही है। तो यहाँ पे कितनी है टोटल? 39। ठीक है, अगर यहाँ पे टोटल केव्स को देखा जाए तो 13 से 29 केव्स जो बेसिकली वो किससे रिलेटेड है? हिंदू केव से रिलेटेड है। संख्याओं की अगर बात करेंगे तो आगे भी बात करेंगे। 13 से 29 कितनी किसकी मानी जाती है? हिंदू। ठीक है, हिंदू केव्स मानी जाती है। बेसिकली ब्राह्मणवाद बहुत अच्छे से देखने को मिलता है, जैसे उन्होंने बोला वहां पे, तो उसकी केव्स को माना जाता है। दूसरा बुद्धिस्ट केव्स। ठीक है, 1 से 12 तक की जो सारी की सारी केव्स है वो क्या है? बुद्धिस्ट केव्स है। ठीक है, 1 से 12 की बुद्धिस्ट और 13 से लेके 29 तक की हिंदू केव्स है। 30 से जो केव्स शुरू होती है 34 तक वो कौन सी है? जैन केव्स है। अब यही पूछा गया था, 1 से 12 तक की केव्स कौन सी केव्स है? वो बुद्धिस्ट केव्स है। 13 से लेकर 29 केव्स कौन सी है? हिंदू केव्स है। और उसके बाद में जैन केव्स 30 से लेकर 34 तक है। तो एलोरा में टोटल कितनी केव्स हो गई? 34 केव्स हो गई। ठीक है, उसमें 29 केव्स थी और इसमें टोटल कितनी है? 34 केव्स है। ठीक है, तो इन केव्स का वर्णन ध्यान रखिएगा अच्छे से कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के अंदर जो भी केव्स हैं उन केव्स के अंदर बुद्धिज्म के साथ साथ में हिंदू और जैन रिलीजन भी पनपता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आसपास का एरिया होगा सर दोनों का, अजंता और एलोरा की मतलब टाइमिंग। हाँ, सेम ही है, सेम है। ठीक है, ये देखो सामने लिखा भी है, these were built during the राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी मैंने कल होमवर्क में भी दिया था आप लोग। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के बाद में जो अभी हम लोग पढ़ने वाले थे राष्ट्रकूटा। ठीक है, तो राष्ट्रकूटा राजवंश के दौरान केव्स को बनाया गया था, इन केव्स का निर्माण हुआ था और इन्हीं के निर्माण में बाद में आगे चल के क्या हुआ, इन गुफाओं को जिस तरीके से देखा जाता है आज के समय में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के यूनेस्को के अंदर ये कहीं ना कहीं है संग्रहित की जाती है। ठीक है, और यूनेस्को के अंदर जाने का मतलब समझते हो क्या होता है? क्या होता है? विश्व धरोहर स्थल, और इसकी जो प्रोटेक्शन करेगी अब वो यूनेस्को करेगा। पैसा सारा का सारा इस पे इन्वेस्ट यूनेस्को करेगा। ठीक है, हमें अब उम्मीद सरकार से रखनी नहीं कि सरकार हमारी गुफाएं बचाएगी, ऐसा होगा ऐसा नहीं। कौन बचा रहा है? यूनेस्को बचा रहा है पूरी तरीके से। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे आर्किटेक्चर्स हैं भारत के अंदर जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, अब ये डिस्ट्रक्शन का एक ही तरीका हो सकता है, या तो उसके अप्लाई कर दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, यूनेस्को उसको अगर गोद ले लिया तो बचा ले जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका जो मोदी जी ने भी किया, कौन सा? प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन है दूसरा अच्छा तरीका। अच्छा तरीका क्यों है? क्योंकि जो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती थी
हमारे आर्किटेक्चर, उन आर्किटेक्चर को किसी प्राइवेट ओनर कंपनी ने ले लिया अपने हाथों में, और उसने क्या करा कि लाओ हम इसको संभालेंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे इसको, और उसके ऊपर टिकट लगा दिया कुछ कि 15 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए हम टिकट लेंगे, और टिकट का जो पैसा आएगा उसी से इसको वापस क्या करते रहेंगे, सही करते रहेंगे। उसके अंदर रेशियो होता है, रेशियो ये होता है कि 70% पूरा का पूरा वही कंपनी रखती है, और 30% उठा के किसको दे देती है, सरकार को दे देती है। सरकार को भी फ्री में पैसा मिल रहा है बैठे बैठे, ठीक है, और ये कंपनी भी टिकट के थ्रू पैसा कमा लेती है, अच्छा खासा 70% का रेशियो मिल जाता है इसे। और करना क्या पड़ता है, जो जनता ने पैसा दिया उसी पैसे से उसको रिलोकेट कर देते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स बच रहे हैं, वरना कई सारे ऐसे पुराने जर्जर मॉन्यूमेंट्स बर्बाद होते चले जा रहे हैं जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार किस किस के ऊपर ध्यान दे, ठीक है। तो आर्किटेक्चर सारे के सारे नए वाले क्या, जैसे नए मिलने लगे हैं अभी, नए मिलने लगे, जो ढूंढते हैं मिल जाते हैं, आर्किटेक्चर कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। हाँ, तो अगर बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, मतलब अभी हाल में हड़प्पा का एक स्थल खोजा, हाँ अभी बिहार हाल ही में हड़प्पा स्थल इंडस वैली सिविलाइजेशन का खोजा गया, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसको प्रोटेक्ट करने में लग जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं। अगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा, ऐसा निकल आया कि ये तो हड़प्पा से भी पुराना है, समझ लो, या ऐसा निकल आया कि ये सबसे अंतिम हड़प्पा स्थल है, या ऐसा निकल आया कि ये सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है, तब जाकर उसको यहाँ पे साइट मिल सकती है, यहाँ पे उसको जगह मिल सकती है। अदरवाइज यहाँ पे जगह मिलना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। एक छोटा सा आप लोग देखते नहीं हो कि भारत के अंदर कुछ कुछ ऐसी मिठाइयां हैं, कुछ ऐसे फल हैं, फ्रूट्स हैं, या कहीं कहीं भी स्पेशल चीजें हैं, उनको क्या कराया जाता है, कुछ टैग दिया जाता है, जीआई टैग। और जीआई टैग के लिए कितना ज्यादा मरते हैं लोग कि जीआई टैग अगर मिल गया इसको तो ये प्रोटेक्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। जीआई टैग ऐसी थोड़ी रजिस्टर्ड हो गया, हमारा नाम हो गया, ऐसा नहीं होता है। जीआई टैग में प्रोटेक्ट करते हैं, फिर उन चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, फिर उन चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। पीलीभीत की बांसुरी जीआई टैग का हिस्सा है या नहीं? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश की गई, कभी नहीं की गई, आज तक कोशिश भी नहीं की गई, ठीक है। अगर बांसुरी जो पीलीभीत के अंदर पॉपुलर है, जिस हिसाब से अगर इसको कोशिश की जाए तो हो सकता है आगे चल के जीआई टैग का हिस्सा भी बन सकती है। तो इसके ऊपर सोचा जा सकता है कि बांसुरी जो है वो भी एक हिस्सा जीआई टैग का बन सकती है। तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं। आप लोग आगे चल के बड़े होंगे, बड़े तो हो चुके हो, ठीक है, थोड़े बड़े हो गए, ठीक है, तो जब हो गया कुछ बन जाओगे तो एक बार कोशिश जरूर करना कि पीलीभीत का भी एक साहित्य हो कहीं ना कहीं, जिसको हम लोग कहीं ना कहीं पहचान दिला सके, है ना। तो यही कार्य होता है हमारा। तो अगर हमने बांसुरी जैसी चीज को जो बहुत पॉपुलर है पीलीभीत के अंदर, उसको हमने जीआई टैग दिला दिया, तो इससे बड़ी चीज और कुछ हो नहीं सकती, है ना। तो ऐसी चीजें ध्यान दिया करो, सोचा करो। जैसे मैं लखनऊ के अंदर रहता हूँ तो मैं एक कोशिश करता हूँ, मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी, रफे आम एक ग्राउंड है बड़ा सा, उस ग्राउंड के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1916 की, कांग्रेस का सेशन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस का सेशन 1916 में वहीं पे हुआ। गांधी जी, नेहरू जी, जिन्ना या फिर एनी बेसंट, तमाम लोग वहां पर आए थे, बाल गंगाधर तिलक वगैरह। और वो इतना इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, उस मॉन्यूमेंट की अगर देखी जाए खूबसूरती भी अच्छी है, सब चीजें बढ़िया है एकदम अच्छे से, लेकिन वही उसके ऊपर से चूरन गिरता है नीचे, ठीक है, ऐसी हालत हो चुकी है, चूना कहते हैं जिसको तुम लोग, ठीक है। तो उसको कभी किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया। 1916 का सेशन की अहमियत आप लोग जानते हो, कितना इंपॉर्टेंट सेशन है, जिसने कांग्रेस के दोनों दलों को एक साथ ला दिया, और दो सबसे बड़े राइवलरी मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक साथ ला दिया। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। वहां पे बाल गंगाधर तिलक की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कितने हैं, वही जगह है जहां से ये सब चीजें पता चलती है। तो ये सब चीजें वहां पे हुई हैं, और उसके बाद में आज उसकी हालत जो है वो ऐसी जर्जर हालत है कि वहां पर पूरी तरीके से पानी भी गिरता रहता है इधर उधर, सब पूरा, किसी ने आज तक उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी, सब इधर उधर गिर जा रहा है पूरी तरीके से, कभी ईंटें गिर रही हैं, कभी बालू गिर रही है, उसमें से सब खराब है। तो उसको लेके एक एप्लीकेशन फाइल की है, और वो एप्लीकेशन विधानसभा तक पहुंची थी। विधानसभा में उसके ऊपर कुछ बातचीत हुई थी। बातचीत के बाद में एक मंत्री जी हैं, उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए, और उन्होंने कहा था क्यों चाहते हो उसको प्रोटेक्ट करना। तो हमने उनको कुछ ऐतिहासिक कारण बताए, हमने कहा ये कारण है, इस वजह से हम इसको बचाना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, हम आपकी फाइल को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप इसको बचाना चाहते हो इस वजह से नहीं बढ़ा सकते। अगर हमको लगेगा कि एक कम्युनिटी इसको बचाना चाहती है, कुछ लोग इसको बचाना चाहते हैं, तब हम इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तुम लोग के सामने रख दिया मैंने, बाकी तुम लोग तो होता है कहीं कहीं पे ऐसा कि वो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल पे एक्शन लेना अगर शुरू कर दिए
तो हर एक व्यक्ति चला जाएगा विधानसभा में फिर सीधे कि भाई हमारा भी संभाल लो, हमारा सुधार लो, हमारा सुधार लो। लेकिन उन्होंने मेरी बात को कंसीडर इसलिए करा क्योंकि मेरा उससे कोई नाता नहीं, कोई लेना देना नहीं, मेरा सिर्फ उसके साथ में एक इमोशन ये ऐड है क्योंकि मैं इतिहास में उस चीज को पढ़ा हुआ और मैं उसकी इंपॉर्टेंस जानता हूँ, इस वजह से मैंने सिर्फ किया। तो इस वजह से उन्होंने सराहना तो की कि आपने ऐसा स्टेप लिया, अच्छी बात है, लेकिन बोले सिर्फ इस बेसिस पे हम स्टेप नहीं ले सकते क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल या फिर आर्किटेक्चरल चेंज इमोशंस के बेसिस पे नहीं किए जाते हैं, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस के बेसिस पे किए जाते हैं। मैंने कहा बात तो सही है, तो मैं चला है, ठीक है, लेकिन कोशिश की थी मैंने, ठीक है, आगे भी कोशिश करता रहूंगा, कुछ लोगों को कलेक्ट करूंगा, उनको लेके जाऊंगा, कुछ इतिहासकारों को पकड़ूंगा, अपने से बड़े बड़े सीनियर्स को पकड़ूंगा, उनको उठा के लेके जाऊंगा। जब लगेगा 5-6 लोग ऐसे जिम्मेदार लोग आ रहे हैं, मुझे हो सकता है बच्चा समझ के बता दिया, ठीक है, तो हो सकता है कि जब 4-5 जिम्मेदार लोग आए तो वो शायद समझे इस बात को, तो कंसीडर करें, वो हल्के में नहीं, लेकिन कंसीडर करा, ये अच्छा लगा मुझे। चलिए, तो ऐसी चीजें होती हैं, बुलाया कहीं कहीं तो बुलाते ही, ठीक है। चलो, आर्किटेक्चर के अंदर देखा जाएगा कि इन आर्किटेक्चर के बारे में किन किन लोगों ने वर्णन किया है या उल्लेख किया। ऐसे उल्लेख देखिए, कल हम लोग बात कर रहे थे किनकी, मिस्टर बीस्ट की, ठीक है, मिस्टर बीस्ट याद है, ठीक है, फाहियान, ठीक है, उस समय के ब्लॉगर, बहुत बड़े ब्लॉगर थे, ठीक है, तो फाहियान की बात कर रहे थे और इसी के साथ में हेन सांग की भी थोड़ी बहुत चर्चा हो गई थी। तो हेन सांग और फाहियान ये दोनों विदेशी यात्री, और इन यात्रियों ने आकर यहाँ का वर्णन किया है प्रॉपर तरीके से कि यहाँ का आर्किटेक्चर या वास्तुकला किस किस तरीके की हुआ करती थी, जिसके अंदर उन्होंने सारी विहारास, चैत्यास या फिर अजंता, एलोरा जो भी गुफाएं हैं उन सारी गुफाओं के बारे में मेंशन किया, ठीक है। लेकिन फाहियान ने किसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, नालंदा के बारे में डिस्कस नहीं किया था, ये ध्यान रखिएगा। और राजा के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं किया था। राजा कौन था उसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड उस समय में राजा थे। बहुत बढ़िया, तुम लोग को याद रहता है, बढ़िया बात। अच्छा, 2-4 क्वेश्चन और बता दो। सबसे पुराना तमिल साहित्य का नाम, संगम साहित्य, संगम तो बहुत किसके द्वारा लिखा गया, टोलकाप्पियर के द्वारा लिखा गया। कौन सी संगम के अंदर ये लिखा गया था, दूसरी संगम, दूसरी संगम। पहले संगम में तो कोई साहित्य ही नहीं मिला, दूसरी संगम में साहित्य मिला था, ठीक है। संगम या दूसरा नाम पूछ रहा हूँ, संगम का दूसरा नाम क्या है, पूछो वाला संगम, पचंगम बोलते हैं, ठीक है, पूछो वाला संगम नहीं पचंगम बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला हुआ कहाँ पे था, सेकंड वाला संगम कहाँ हुआ था, पहला मदुरई में हुआ, दूसरा वाला कहाँ हुआ, अपाटपुरम में हुआ था, ठीक है, तीसरा मदुरई में हुआ। तीसरे के 5 साहित्य कौन कौन से थे, हो गई, और बढ़िया, बहुत बढ़िया, 3 ही बता दो तुम लोग, पट्टू, दूसरा, तीसरा पतिनी के कनाकू, अरे वाह क्या बात, याद है यार, लीलावती गरम लोग ऐसे बोलोगे तुम लोग, इतनी अच्छी कहानी है। और 5वां वाला, अच्छा पढ़ा दिया मैंने, याद है, पता नहीं क्यों याद हो गया है। देखो, इतने टफ तुम लोग को साहित्य याद हो गए कि इससे अच्छी क्या बात हो सकती है ना। और इडाटोवे के अंदर कितने पार्ट्स हैं टोटल, 8 पार्ट्स। 8 पार्ट के नाम बताए, कहानी पता है ना, 8 की 8 कहानी, नारी, परी, पेड़, पुदीना, सब पता है ना। तो तुम लोग लगा लो, अगर ऑप्शन में आएगा तो ऑप्शन में तुम लोग लगा देंगे। और ऐसे ही पट्टू में कितने साहित्य हैं, 10 है। 10 में से सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य कौन सा था, 7th और 9th। 7th वाला किससे रिलेटेड था, कौन सा है 7th वाला, जो पांड्या से रिलेटेड है, मदुरई वाला रिलेटेड है ना। मैंने वही बोला था ना, ट्रिक कैसे याद रखोगे इसकी, पांड्या से रिलेटेड मदुरई वाला है,
अब मदुरई कहाँ पड़ता है? पांड्या की ही किंगडम का कैपिटल था, तो मदुरई वहीं पड़ता है, इस बेसिस पे आप लोग याद रख लेना। तो मदुरई से रिलेटेड है। नवा वाला चेरा से रिलेटेड है, और वो कौन सा साहित्य है? बस उन्होंने क्या करा था? पत्नी कंठ की शुरुआत करी थी, इस वजह से वो जाने जाते सेन गुप्तवन याद है? हाँ, सेन गुप्तवन याद होंगे आपको, ठीक है? तो सेन चेरा सेन गुप्तवन बोला जाता था, उन्होंने साहित्य की शुरुआत की थी। बहुत बढ़िया, याद रखो। आगे एक और बता दो कुछ, फिर गुप्ता एम्पायर के ऊपर है, गुप्ता एम्पायर के बारे में कुछ बता दो। गुप्ता एम्पायर के अंदर अशोका ने अच्छा पढ़े हो तुम लोग। गुप्ता एम्पायर के अंदर चंद्रगुप्त प्रथम ने जब इस साम्राज्य की शुरुआत की थी, तो इस साम्राज्य का कैपिटल क्या था? राजधानी। सर ऑप्शन मिल जाता थोड़ा आसानी होती। ऑप्शन तो इनको जरूरत ही नहीं, इनको कल पढ़ाया है। चंद्रगुप्त प्रथम ने, मैंने बोला जब गुप्ता एम्पायर की शुरुआत की थी, पहली बात तो ये ध्यान रखिए, गुप्ता एम्पायर की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने नहीं की, श्रीगुप्त ने की थी। मैंने नाम इसलिए लिया शुरुआत की थी क्योंकि ओरिजिनली शुरू करने वाला उस एम्पायर को वही वास्तविक शासक कहलाता है, ठीक है? लेकिन श्रीगुप्त के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसकी कैपिटल क्या बनाई गई थी? गुप्ता एम्पायर कहां से कहां तक विस्तारित था चंद्रगुप्त प्रथम के समय? पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ था, अफगानिस्तान से लेकर था सर बिहार तक कम से कम। अफगानिस्तान से बिहार तक था अप्रॉक्स, और उत्तर पश्चिम भारत में पूरा लिखा है। वो तो मैंने कल मैप में भी दिखाया था कि बेसिकली यहाँ से ईस्टर्न इलाके से बंगाल से शुरू होकर वेस्टर्न में अफगानिस्तान तक चला गया। ये एम्पायर पूरा का पूरा था। पाटलिपुत्र राजधानी थी, ठीक है? पाटलिपुत्र राजधानी थी। इस समय में पाटलिपुत्र को ही राजधानी बनाया गया था। और मैंने बताया भी था कि मिडिल इलाका सबसे ज्यादा पाटलिपुत्र ही लगता था उस समय, चंद्रगुप्त के समय में, ठीक है? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में शासन करने कौन आया था? समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है टाइटल? और दूसरा टाइटल पराक्रम, ठीक है? और समुद्रगुप्त के दौरान जो देश जीते गए थे, देश मतलब राज्यों की बात हो रही है, उनमें 5 राज्य कौन से स्तंभ के ऊपर लिखे गए? प्रयाग प्रशस्ति को। और उस अभिलेख को अशोका का भी अभिलेख बोला जाता। कहाँ पे है वो? सर उस 5 उसको 7वें श्लोक में लिखा गया है। 5 विजय को उसकी 7वें श्लोक में लिखा गया है। 7वें श्लोक में। यह है कहाँ पे? इलाहाबाद के अंदर है। और इसके बारे में जो 5 वर्णन किए थे इसके अंपायर के, वो किसने किए थे? हरिसेन कौन थे? इनकी कोर्ट के पोएट थे, कवि थे इनकी कोर्ट के। और कौन से 5 राज्यों के ऊपर इन्होंने कैप्चरिंग की थी? उनमें से पहले वाले का बता दो। उत्तर भारत। उत्तर भारत, चलो एक हो गया। पहले वाले में 3 राज्य थे। मथुरा पहले वाले में था। अहिच्छत्र, मथुरा और बुलंदशहर, ठीक है? ये पहले वाले में ही था। 5वें वाले में क्या था? अंतिम वाले में शक और कुषाण, ठीक है? शक और कुषाण राजवंश, इससे रिलेटेड। बहुत बढ़िया, याद तो हो रहा है तुम लोग को, लेकिन रिवाइज करो, थोड़ा सा रिवाइज भी करते चलिए, ठीक है? रिवाइज करते चलना। और आर्ट एंड कल्चर बेसिकली वही बता रहा हूँ कि आज की क्लास को आज ही खत्म कर लेना। जैसे तुम लोग ने पिछले 2 क्लास खत्म करे, वैसे इस क्लास को आज ही खत्म कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर याद हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही सब प्रीलिम्स में आ रहे हैं, यही सब मेंस में आ रहे हैं, ठीक है? इसी को मेंस में अपनी लैंग्वेज में लिखना, और प्रीलिम्स में तो ऐसे क्वेश्चन आए रहे। आज ही याद हो जाएगा तो आगे आपके लिए आर्ट एंड कल्चर टफ नहीं रह जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक है? बाकी हिंदी की पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है? क्या हुआ? कुछ बोला? मुझे सर की आवाज है। अच्छा चलो। इस समय की ज्यादातर जो पेंटिंग्स हैं वो बुद्धिज्म से रिलेटेड मानी ही जाती हैं, जैसा कि हम लोग ने ऊपर देख ही लिया, ठीक है? और इसके अंदर बुद्धा की लाइफ के बारे में ज्यादा से ज्यादा वर्णन किया गया, और जकार्ता स्टोरीज के बारे में वर्णन किया गया है। अब जकार्ता क्या है? जागत कथा है। हाँ भाई, जकार्ता कथा क्या बोल रहे हैं? बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो कथाएं हैं उन कथाओं को ही क्या बोला जाता है? के रूप में, मतलब चित्रों के रूप में दर्शाया। हाँ, बेसिकली क्या करा गया है, इन सारी की सारी कथाओं को जो उस समय में गौतम बुद्ध से रिलेटेड है,
या फिर उनकी लाइफ से रिलेटेड है, कौन कौन से रास्ते पे वो चलते थे, कैसे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, कहाँ का उपदेश देते थे, उन सब का एक चित्रात्मक वर्णन कह सकते हो आप। ऐसी स्टोरीज क्या कहलाती है, जातक स्टोरी। और इन सबको केव्स के ऊपर चित्रों के फॉर्म में दिखाया गया है, ठीक है। तो चित्रों के फॉर्म में वहां पर वर्णन किया गया, ठीक है। 1983 तक अजंता केव्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या थी, पार्ट थी। तो अब क्या नहीं है, एग्जैक्टली अभी भी है। इसके अंदर इसका लिखने का मतलब ये कि अब एलोरा भी हो गई है, ठीक है। 83 के बाद से क्या कर दिया गया था, एलोरा को भी उसका पार्ट बना दिया गया, ठीक है। बादामी केव्स के बारे में देख लीजिए, एक क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे उसमें बादामी केव्स का भी वर्णन था थोड़ा सा। तो बादामी की गुफाएं क्या है, बादामी की गुफाएं बोला गया कि 6th सेंचुरी में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्ट की गई थी, और ये किसके द्वारा की गई थी, चालुक्य वंश के द्वारा की गई थी। चालुक्य वंश, अगेन फिर इसकी पूरी क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जाके कि चालुक्य वंश में क्या क्या था, ठीक है। और इनकी कैपिटल क्या थी उस समय, बादामी ही कैपिटल थी। तो इसी समय में इन्होंने बादामी के अंदर क्या करी थी, इस तरीके की गुफाओं को बनवाया था, ठीक है। बादामी की गुफाएं बेसिकली मर्जर है 4 गुफाओं का, ठीक है। एक गुफा में दूसरी गुफा जुड़ी है, दूसरी में तीसरी, और तीसरी में चौथी। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स है पूरा का पूरा, एक जुड़ाव है 4 गुफाओं का। और हर एक गुफा के अंदर हर एक डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड बातें की गई हैं, ठीक है। जैसे हिंदू और जैन डाइटीज के बारे में, या हिंदू और जैन भगवान या ईश्वरों के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि जैन फिलॉसफी के कौन से संप्रदाय के लोग यहाँ पर पाए जाते होंगे, या उनकी गुफाओं में कौन से टेम्पल्स पाए जाते होंगे, कौन सा संप्रदाय के लोग पाए जाते होंगे यहाँ पर केव्स के अंदर, दिगंबर और श्वेतांबर में से। दिगंबर लोग क्या है, दिगंबर कंफर्म नहीं है, लेकिन क्यों, कोई बताएगा लॉजिक? जैन धर्म में तो 2 पार्ट में हो गया था। हाँ, जो दक्षिण की तरफ चले आए थे, उनको दिगंबर आए थे, उन्होंने अपने आप का सब कुछ त्याग दिए थे, उन्हें वस्त्र भी हो गए थे, ठीक है, दिगंबर का, ठीक है, दिगंबर ने श्वेत वस्त्र को धारण किया था। ठीक है। उससे ये कैसे पता चल रहा है कि इनकी केव्स यहाँ पे आई होंगी? जो नर्वस रहते थे वो गुफाओं की सुरक्षा वहाँ पर रह सकते थे, ठंड से बचने के लिए, मौसम से प्रभाव से बचने के लिए गुफाओं में रह सकते थे। सर इसका मतलब ये हो सकता है दिगंबर लोग दक्षिण में आए थे, ये चालुक वंश भी दक्षिण का है। ये लॉजिक लगा सकते हो कि दक्षिण में आए थे, दक्षिण का था। इसमें मुझे ये बता दो, मूर्ति पूजक कौन थे? दिगंबर या श्वेतांबर? कौन लोग मूर्ति की पूजा करते थे, मतलब महावीर स्वामी की मूर्ति बनाते थे, उसकी उपासना करते थे, पूजा करते थे। दोनों तो नहीं करते, ये तो कंफर्म बताया भी था आपने। कौन लोग करते थे? श्वेतांबर लोग मूर्ति पूजक थे, मूर्ति की पूजा करते थे। और यहाँ पे क्या मिली है, मूर्तियां ही तो मिली हैं, तो मूर्ति बनाने में किसका योगदान होगा, श्वेतांबर का होगा। ऐसे लॉजिक याद रखो, वो वाला लॉजिक तुम लोग का है लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है। तभी मैंने बोला यूपीएससी में वहां तक सोचो जहां तक सोचने का कारण बने। अब यहाँ एक्स्ट्रा सोच लिया तुम लोग ने, पहले ही लॉजिक में आंसर था, तुम लोग ने पहला छोड़ दिया, दूसरे तीसरे लॉजिक को सोच लिया। तो पहला वाला लॉजिक लगा लो, यहाँ मूर्ति पूजक कौन थे, और जो मूर्ति की पूजा नहीं करते थे वो लोग कौन थे। अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो आसानी से हमको ये बात पता चल जाएगी कि मूर्ति पूजक श्वेतांबर लोग थे, और यहाँ जैन आर्किटेक्चर में अगर दिख रहे हैं तो वो श्वेतांबर वर्ण के लोग या फिर उस संप्रदाय के लोग इस केव्स के अंदर देखे जाते होंगे। वैसे इतना डिटेल में शायद ना पूछे, जैन या हिंदू टेम्पल्स ही पूछता है कि वहां पर कौन से थे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि यहाँ पर इस तरीके के लोग पाए जाते थे। अगर मैं हिंदू की बात करूं तो यहाँ पे कौन सा संप्रदाय के लोग रहते होंगे, या फिर उनकी केव्स पे या फिर उनके टेम्पल्स पाए गए होंगे। संप्रदाय यहाँ तो समझते हो ना, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय, ठीक है। तो इन केव्स के अंदर, बादामी केव्स के अंदर, इन आर्किटेक्चर में कौन से लोग यहाँ पर रहते होंगे और कौन से ईश्वर की यहाँ पर मूर्तियां बनी। बादामी केव्स है कहाँ पर, बादामी केव्स कहाँ पे, बादामी की गुफाएं जगह लोकेशन गुजरात। अभी बोल रहे थे दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत का चालुक्य वंश है, उस हिसाब से है पूरा सर मालवा का क्षेत्र जो था गुजरात का पूर्वी भाग वो इसमें भी था, गुजरात का दक्षिण। तो पहला वाला रीजन गलत हो गया ना, जो दे रहे थे इसमें दक्षिण में थी तो चालुक्य वो गलत हो गया ना।
बादामी केव्स बेसिकली ये जो बता रहे हैं मालवा का जो इलाका है पूरा का पूरा, ठीक है, वही थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश गुजरात में टच करता है। ये सारी गुफाएं वहीं पे पाई जाती है, ठीक है। अब इन गुफाओं को जो बेसिकली यहाँ पर जो पाई जा रही हैं, इन गुफाओं के अंदर आप लॉजिक लगाओ कि उत्तर भारत का इलाका या फिर थोड़ा सा मध्य भारत वाले इन इलाके के अंदर लोग ज्यादा उपासना किसकी करते थे? वैष्णव संप्रदाय को मानते थे, शैव संप्रदाय को मानते थे। किसको? वैष्णव संप्रदाय को। नॉर्थ भारत पूरा का पूरा वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड माना जाता है, ठीक है, सांस्कृतिक वैल्यूज के हिसाब से। दक्षिण भारत के लोग उपासक शैव संप्रदाय के होते हैं, तो वहां मान्यता शैविज्म की ज्यादा है और उत्तर भारत में वैष्णविज्म की ज्यादा है। तो उस बेसिस पे एक लॉजिक लगाया जा सकता है कि वैष्णविज्म की या वैष्णव संप्रदाय की मूर्तियां यहाँ पर ज्यादा मिली हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते बिल्कुल कि शैव संप्रदाय के लोग या शैव संप्रदाय की मूर्तियां नहीं मिली हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ज्यादा क्या है यहाँ पर, तो क्या है? वैष्णव संप्रदाय के लोग यहाँ पर ज्यादा देखे गए, ठीक है। एक वंश यहाँ पर मेंशन किया गया है जो है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के ही दौरान ये गुफाएं बनी। अभी जाके जब आप चालुक्य वंश पढ़ोगे तो उसके अंदर वहां पे देखोगे कि वहां इंपॉर्टेंट राजाओं के अलावा इंपॉर्टेंट रानियां भी दिखती हैं। कौन दिखती हैं? इंपॉर्टेंट रानियां भी दिखती हैं। मतलब एक चीज क्या बता रही है? एक चीज ये बता रही है कि वहां पे वैष्णविज्म और शैविज्म से रिलेटेड एक चीज मैंने आपको और भी बताई थी कि महिला की जहां पूजा की जाती थी, ऐसे संप्रदाय लोग वैष्णविज्म से रिलेट करते थे ना। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अगर कहीं बात की जाए तो मैट्रियार्कल सोसाइटी भी देखने को मिल रही है। तो ऐसी गुफाएं किससे रिलेट कर जाएंगी? वैष्णविज्म से रिलेट। दो रीजन इसके पीछे बेसिकली ये है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि शैविज्म से रिलेटेड मूर्तियां नहीं मिली। एक आध मिली थी, ठीक है, और बहुत सारी डिस्ट्रॉय भी हुई है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में दो तो पढ़ लिए थे, मैं तीसरा वाला देख लो। एट एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेज। एलोरा के अंदर जो गुफाएं बनी थी वो अलग अलग संप्रदायों के लिए बनाई गई, ठीक है। 1 से 12 किसके लिए है? 1 से 12 बुद्धिज्म, 13 से 29 किसके लिए? बौद्ध धर्म के लिए, और 30 से 34 बस ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन इसके बाद में पूछ लिया गया, ठीक है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और देखो, ये 2021 का क्वेश्चन है। अजंता केव्स लाई इन द जॉर्ज ऑफ द भगोरा रिवर, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, अभी हम लोग यही देखे थे, भगोरा रिवर के आसपास पड़ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो देख लें, कुछ है। सांची स्तूप लाइज इन द जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर, ठीक है। सांची कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर ये बोल रहा है कि जो घाटी गई है चंबल रिवर की, वहां से ये निकलती है, पूरी की पूरी गुफा वहां पर है। ये चंबल नहीं है, यहाँ पे नर्मदा रिवर आना चाहिए, यहाँ से क्या आना चाहिए? हाँ, नर्मदा रिवर का कॉन्टिनेंट यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। पांडुलेना केव श्राइन्स लाई इन द जॉर्ज ऑफ द नर्मदा रिवर। पांडुलेना केव जो है वो नर्मदा नहीं, वो चंबल पे लगती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट को क्या करा यहाँ पे? इधर कर दिया। अमरावती स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ द गोदावरी। अमरावती कहाँ पर होता है? आंध्र के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे दिया गोदावरी रिवर, क्या गोदावरी आंध्र के अंदर है? कृष्णा रिवर, एग्जैक्टली क्या हुआ है? कृष्णा। इतना लॉजिक तुम लोग लगा लोगे, गुड, बढ़िया। अच्छा, पहला वाला बस जो था स्टेटमेंट वो देख लो तुम लोग। उसके बाद 2013 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा गया। मैं बोला था विहार और चैत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। विहारा इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल चैत्य इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स, ठीक है। मतलब विहारा को बोल रहा है पूजा करने का स्थल और चैत्य को रहने का स्थल, उल्टा है, रिवर्स दिया गया, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। चैत्य इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, चैत्य क्या है? पूजा करने का स्थल है, और विहारा क्या है? मॉन्क्स के रहने का। ये वाला तो स्टेटमेंट है, यही हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं। चैत्य इज द स्तूपा एट द फार एंड ऑफ द केव व्हाइल विहारा इज द हॉल एक्सियल टू इट। बोला है चैत्य एक स्तूपा होता है, ठीक है, जो केव का इनर भाग हमने देखा था, ये वो कहना चाह रहा है, उसको कह रहे हैं चैत्य। और विहारा क्या कह रहा है? जो हॉल क्या है उसको विहारा कहते हैं। ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन है क्या? एकदम नहीं है। इनर चैम्बर और आउटर चैम्बर ही तो होता है सेपरेशन। विहारा और चैत्य का ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू। सबसे बड़ा झूठ यही है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अब 3 क्वेश्चन लगा लिए प्रीलिम्स से आप लोग ने, और तीनों आसानी से लग गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर मैं पढ़ाऊंगा तो लगा लोगे, बाकी कोई पढ़ा नहीं लगा।
ठीक है, इसके बाद में स्तूपा शुरू हो जाएगा। मजाक कर रहा हूँ, बस पढ़ने की चेष्टा रखिए आप लोग अच्छे तरीके से। अगर आप मन से पढ़ेंगे और मन से पढ़ाया जाएगा तो आप लोग बिल्कुल सारे के सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन अच्छे से लगा लोगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस किस तरीके से लगाए जाए, कैसे लगाए जाए, उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज हम लोग ने जितनी भी बात की वो आर्किटेक्चर की बात की, केव्स की बात की है। ठीक है, आर्किटेक्चर में जो गुफा संबंधी सारी की सारी चीजें उनकी बात करिए, और कल का टॉपिक हम लोग का क्या होगा, स्तूपा से रिलेटेड होगा। ठीक है, स्तूपा से सारा का सारा रिलेटेड होगा। एक क्वेश्चन लिखिए मेंस का, प्रीलिम्स तो हो गया ना, मेंस भी लिखो। प्राचीन भारतीय इतिहास में क्वेश्चन आंसर तो बोलेंगे, इतना तो समय मिलता ही है हमें यहाँ, तुमको आंसर भी लिखाएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में रॉक कट वास्तुकला या फिर लिख लो पत्थर से काटने वाली वास्तुकला को एक महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। टिप्पणी करें, 250 शब्दों में है, टिप्पणी करें। और ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, GS1 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इस पे टिप्पणी करें। अब इसके अंदर क्या लिखना है, प्रॉपर जितनी भी चीजें भी रॉक कट केव से रिलेटेड हो रही हैं वही सारी चीजों को अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख के लाएगा। ठीक है, कोई गूगल नहीं करेगा, कोई इधर उधर झाकेगा नहीं, कोई इधर उधर से लिख के नहीं लाएगा। जितने यहाँ पे नोट्स में चीजें बताई हैं उसी का रेफरेंस में देखूंगा कि आपने नोट्स को कितना यूज किया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। कल से वहां पे मिलना, ध्यान रखिएगा, यहाँ मत आ जाना कोई लोग। मैं यहाँ कोने पे नहीं मिलूंगा कहीं किसी को चौराहे पे, वही मिलूंगा।